नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानी एक्सप्लोर के यूट्यूब परिवार में। तैयार हो जाओ एक मजेदार सफ़र के लिए जहां कहानियां, मस्ती और ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्ते, द के एच ए एन आई एक्सप्लोरर हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम बिलियनियर रिवेंज सिस्टम की कहानी में गोते लगाते हैं, जैसे चाय के साथ पकौड़े खाने की जल्दी। ये उपन्यास हमारे रिव्यू और साहित्यिक चटपटी बातें सिर्फ मज़े और थोड़े से ज्ञान के लिए हैं। इसे बिजनेस गुरु का मंत्र मत समझ लेना, वरना अरबपति बनने के चक्कर में धोबी का कुत्ता बन जाओगे। कुछ लिंक से हमें चवन्नी छप्पनी मिल सकती है, आपकी जेब में सेंध नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि कहानी के दीवानों को भी समोसा चाहिए। कहानी में बदले की आग, ड्रामा या मसालेदार ट्विस्ट हो सकते हैं। दिल थाम के देखो भाई। हमारे साहित्यिक तमाशे में साथ देने के लिए धन्यवाद। अब बदले की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 51। क्या ये वास्तव में सर्वेश रॉय की पेंटिंग है? वृंदा राठी ने भी कार्यालय में कर्मचारियों के बीच हो रही चर्चाओं को देखा। वह थोड़ी चिंतित महसूस करने लगी। हालांकि सर्वेश ने कल एक रोल्स रॉयस फैंटम में उसे लेने के लिए आया था, लेकिन वह ये पक्का नहीं कर सकी कि यह लग्जरी कार वास्तव में सर्वेश की है या नहीं। वृंदा राठी चिंतित होकर माया शर्मा के कार्यालय में आए और पूछा, उपाध्यक्ष माया, क्या आपने कर्मचारी समूह में संदेश देखा? वृंदा को आश्चर्य हुआ कि माया शर्मा ने शांतिपूर्वक कहा, हाँ मैंने देखा। वृंदा ने संदेह भरे लहजे में पूछा, उपाध्यक्ष माया, क्या आप बिल्कुल चिंतित नहीं हैं? निदेशक सर्वेश अभी तक काम पर नहीं आए हैं। माया शर्मा ने शांति से कहा, मैंने फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने कहा कि वह जल्द ही यहाँ होंगे। वृंदा ने जिज्ञासा से पूछा, उपाध्यक्ष माया, आप बिल्कुल चिंतित क्यों नहीं हैं? हमारा गेम पहले ही समय सारिणी से बहुत पीछे है और नया कला निदेशक इतना लापरवाह लगता है। वृंदा वास्तव में हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माया शर्मा इतनी आत्मविश्वास से भरी क्यों दिख रही थी। अगर वह उनकी जगह होती तो वह गर्म तवे पर चींटी की तरह बेचैन हो जाती। माया शर्मा ने शांति से अपने कंप्यूटर पर एक मूल पेंटिंग खोली और कहा, आओ और देखो। ये वह काम है जो निदेशक सर्वेश ने मुझे कल दिया था। वृंदा कल पूरे दिन सामग्री तैयार करने में व्यस्त थी और उसे सर्वेश का काम देखने का मौका नहीं मिला था। वृंदा ने झुककर देखा और जब उसने कंप्यूटर पर तस्वीर देखी तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। यह एक बहुत ही परिष्कृत और परिपक्व काम था, जिसमें प्रकाश और छाया का उपयोग बिल्कुल सटीक था, जिससे तस्वीर में गहराई का शानदार एहसास था। तस्वीर में पवित्र पर्वत के जानवर जीवंत और सजीव थे, जैसे कि वे पेंटिंग से बाहर कूदने वाले हों। वृंदा भी चित्रकला में पुरानी खिलाड़ी थी और एक नज़र में ही कलाकार का स्तर समझ सकती थी। जैसे ही उसने कुछ विवरणों की साफ सुथरी और स्वच्छ हैंडलिंग देखी, वृंदा को पता चल गया कि इस चित्रकार का स्तर निश्चित रूप से उससे कहीं ऊपर था। इसे एक मास्टर का काम कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। वृंदा ने अविश्वास में पूछा, उपाध्यक्ष माया, क्या ये निदेशक सर्वेश की पेंटिंग है? क्या वह प्रथम श्रेणी का चित्रकार नहीं है? वृंदा के आश्चर्य भरे चेहरे को देखकर माया शर्मा मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हें समझ आया ना कि मैंने उन्हें कला निदेशक क्यों बनाया? वृंदा को अचानक एहसास हुआ कि कोई आश्चर्य नहीं कि माया शर्मा ने व्हाइट मिथ गेम के कला निदेशक के रूप में सर्वेश को आमंत्रित करने पर इतना जोर दिया था। सर्वेश की पेंटिंग्स को अब पेंटिंग्स नहीं कहा जा सकता, उन्हें कला के कार्य कहा जा सकता था। वृंदा ने जिज्ञासा से पूछा, निदेशक सर्वेश ने इन 2 पेंटिंग्स को पूरा करने में कितना समय लिया? माया शर्मा ने अविश्वास के साथ कहा, मुझे भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने 2 पेंटिंग्स को पूरा करने में बस 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लिया। वृंदा पूरी तरह से हैरान थी। 1 घंटा और इतनी उच्च गुणवत्ता वाली 2 पेंटिंग्स पूरी की। वृंदा को यह अविश्वसनीय लगा कि कोई 1 घंटे में 2 चित्र बना सकता है, लेकिन इतना उच्च स्तर, ये तो बस एक सपना था। वृंदा सर्वेश के बारे में पूरी तरह से जिज्ञासु थी। बीप, बधाई हो, मेजबान को वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ। जोड़ 1। वृंदा राठी का प्रशंसा मूल्य 18। सर्वेश, जो अभी भी गाड़ी चला रहा था, के दिमाग में अचानक सिस्टम का एक संकेत आया। सर्वेश अवाक रह गया। मुझे नहीं पता था कि इससे अप्रत्याशित लाभ होगा, लेकिन सर्वेश ने थोड़ा लालच के साथ सोचा, अगर यह माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य होता तो और अच्छा होता। सर्वेश के विचार में माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य प्राप्त करना वृंदा राठी की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। माया शर्मा को पैसे की कमी नहीं थी, नहीं वह भौतिकवादी महिला थी, इसलिए पैसे से माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य बढ़ाना अन्य लड़कियों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। जब सर्वेश ने सोचा कि माया शर्मा की प्रतिभा से वह अपने पिता के पैरों का इलाज कर सकता है, तो वह उत्साहित हो गया। सर्वेश ने गाड़ी पार्क की और उत्सव गेमिंग लिमिटेड की इमारत की ओर चल पड़ा। कंपनी के कर्मचारी अभी भी समूह में स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। ये बढ़ गया, लेई झेंजी एआई कॉन्सेप्ट स्टॉक फिर से बढ़ गया। हाहा, वाकई में मॉन्स्टर स्टॉक का राजा। हाय रे, लेई झेंजी एआई पागल हो गया है। आज ये 5 अंक बढ़ गया। अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओ।
मुझे लगता है कि कल यह और बढ़ेगा। हाँ, मैंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। मैंने एक इंटरनेट स्टॉक विशेषज्ञ से सुना कि लेई झेनजी एआई हाल ही में हाइप हो रहा है और इसे 10 अंक और बढ़ने की उम्मीद है। उत्सव गेमिंग लिमिटेड में अगर आप स्टॉक नहीं खरीदते तो आपके पास अन्य कर्मचारियों के साथ कोई सामान्य बात नहीं होगी। कुछ छोटे समूहों में फिट होने के लिए कई लोग कुछ स्टॉक खरीदते हैं और उन्हें बातचीत के विषय के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से लेई झेनजी एआई कॉन्सेप्ट स्टॉक हाल ही में सबसे गर्म स्टॉक राजा था। मात्र 3 महीनों में इसकी कीमत 25 से बढ़कर 67 हो गई। यानी अगर आपने 2,50,000 रुपये का निवेश किया होता तो अब आप इसे 6,70,000 रुपये में बेच सकते थे। इसके अलावा इस मॉन्स्टर स्टॉक के बढ़ने का कोई संकेत नहीं रुक रहा था। कई सिक्योरिटीज व्यापारियों ने अनुमान लगाया कि लेई झेनजी एआई कॉन्सेप्ट स्टॉक की स्थिर रेंज लगभग 124 होगी। दूसरे शब्दों में इसमें लगभग आधा और बढ़ने की गुंजाइश थी। स्टॉक निवेशकों के लिए क्या ये बोरे में पैसे भरने और हर भोजन में पोर्क रिब्स खाने जैसा नहीं था? कुछ कर्मचारी जिन्होंने कम खरीदा था अब पछता रहे थे। हाय रे, काश मैंने और खरीदा होता। जब कर्मचारी समूह में उत्साहपूर्वक स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे, सर्वेश चेहरे पर मुस्कान लिए माया शर्मा के कार्यालय में घुसा। सर्वेश ने संयोग से वृंदा राठी और माया शर्मा को स्टॉक के बारे में बात करते सुना। कंपनी की संस्कृति के कारण वृंदा राठी और माया शर्मा ने भी बहुत सारे स्टॉक खरीदे थे। वृंदा राठी पछताते हुए कह रही थी, हाय काश मैंने पहले और लेई झेनजी एआई खरीदा होता। मेरे पास कई स्टॉक हैं लेकिन केवल लेई झेनजी एआई ही लाभ में है। माया शर्मा ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ किसे पता था कि लेई झेनजी एआई में इतनी क्षमता है। मैंने बहुत कम खरीदा। सर्वेश का दिल अचानक हिल गया। उसे अभी अभी अनन्या गुप्ता से स्टॉक ट्रेडिंग की प्रतिभा प्राप्त हुई थी। अगर वह माया शर्मा और वृंदा राठी को स्टॉक के बारे में कुछ सलाह दे सके तो शायद वह कुछ प्रशंसा प्राप्त कर सकता था। सर्वेश ने सोचा और तुरंत सिस्टम से प्रतिभा पुस्तक खोलने और स्वर्ण प्रतिभा अंकों का उपयोग करके स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा को खोलने के लिए कहा। बधाई हो, मेजबान ने अपने स्वर्ण प्रतिभा अंकों का सफलतापूर्वक उपयोग करके स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा को अनलॉक किया। स्वर्ण प्रतिभा अंकों के उपयोग के साथ मूल रूप से अंधेरी स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा रोशन हो गई। बधाई हो, मेजबान ने स्वर्ण प्रतिभा अंकों का उपयोग करके स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा को स्तर 2 तक अपग्रेड किया। बधाई हो, मेजबान ने स्वर्ण प्रतिभा अंकों का उपयोग करके स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा को स्तर 7 तक अपग्रेड किया। अध्याय 52 स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा। गलतियों से बचने के लिए सर्वेश ने अपनी स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा को सीधे स्तर 7 तक अपग्रेड कर दिया। स्तर 7 की प्रतिभा पहले से ही ग्रह पर सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटीज विशेषज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली थी। सर्वेश ने स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोला और के-लाइन चार्ट का विश्लेषण किया। उसके दिमाग में सिक्योरिटीज का शीर्ष स्तर का पेशेवर ज्ञान उसे स्टॉक के भविष्य के रुझान को एक नज़र में देखने की अनुमति देता था। सर्वेश ने जल्दी ही महसूस किया कि लेई झेनजी एआई कॉन्सेप्ट स्टॉक में उछाल एक साजिश थी। कुछ पूंजी जानबूझकर लंबी स्थिति ले रही थी ताकि ईर्ष्यालु छोटे निवेशकों को अपने पैसे निवेश करने के लिए लुभाया जाए और फिर सही समय पर मुनाफा काटने के लिए हंसिया चलाया जाए। और मुनाफा काटने का समय जल्द ही आने वाला था। हालांकि सर्वेश को ठीक समय का पता नहीं था, उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह सब पर्दे के पीछे की पूंजी के मूड पर निर्भर करता था। अगर पर्दे के पीछे की पूंजी हंसिया चलाना चाहती थी तो ये कभी भी हो सकता था। सर्वेश ने शांतिपूर्वक पूछा, उपाध्यक्ष माया, सहायक वृंदा, आपने कितने लेई झेनजी एआई खरीदे हैं? वृंदा राठी ने तुरंत पछताते हुए कहा, मैंने केवल 20,000 रुपये के खरीदे और अभी कुछ और खरीदने वाली थी। माया शर्मा ने उत्साहित होकर कहा, मैंने 2 लाख रुपये के खरीदे और पिछले कुछ दिनों में 10,000 का मुनाफा कमाया। सर्वेश ने शांतिपूर्वक कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि इसे जल्दी बेच दें। लेई झेनजी एआई जल्द ही ढहने वाला है और भारी गिरावट आएगी। जैसे ही सर्वेश ने बोलना खत्म किया, वृंदा राठी और माया शर्मा दोनों ने अविश्वास भरे भाव दिखाए। वृंदा राठी ने संदेह के साथ पूछा, निदेशक सर्वेश, आपको कैसे पता? मैं देख रही हूं कि हाल ही में लोग अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। माया शर्मा ने सर्वेश को जिज्ञासा से देखा। हाँ, कुछ सिक्योरिटीज विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया है कि लेई झेनजी एआई एक उभरता उद्योग है और इसमें अभी आधा टन बढ़ने की गुंजाइश है। इस समय निदेशक गौतम यादव ने गर्व से कर्मचारी समूह में अपनी कमाई की तस्वीर साझा की। मैंने देखा कि उन्होंने वास्तव में 15 लाख रुपये के लेई झेनजी एआई खरीदे थे। हाल ही में वह हर दिन भारी मुनाफा कमा रहे थे और पहले ही 10 लाख रुपये का लाभ कमा चुके थे। गौतम यादव ने एक घमंडी सनग्लास इमोजी जोड़ा। हाँ, सब लोग मेरी पूजा करें, मैं स्टॉक का भगवान हूँ। लेई झेनजी एआई ने मुझे लगभग 10 लाख का लाभ दिलाया। कर्मचारियों ने तुरंत ईर्ष्या और जलन दिखाए। वाह निदेशक गौतम, मुझे आपकी वह जादुई ऊर्जा चाहिए। ये कमाल है। निदेशक गौतम की नज़र हमेशा इतनी सटीक होती है। अब से मैं स्टॉक खरीदने में निदेशक गौतम का अनुसरण करूंगा।
हाँ निदेशक गौतम, कृपया हमें बताएं कि आप भविष्य में कौन से स्टॉक खरीदेंगे। निदेशक गौतम, कमाल हैं, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। कुछ समय के लिए कर्मचारियों में चापलूसी की बाढ़ आ गई। गौतम यादव ने गर्व से कर्मचारी समूह में कहा, कोई समस्या नहीं, जो महिला सहकर्मी मुझसे स्टॉक के भगवान सलाह लेना चाहती हैं वे मुझसे निजी तौर पर चैट कर सकती हैं। वृंदा राठी और माया शर्मा ने भी गौतम यादव द्वारा कर्मचारी समूह में भेजा गया मुनाफा चार्ट देखा। वृंदा राठी ने तुरंत ईर्ष्या से कहा, सर्वेश देखिए निदेशक गौतम को, उन्होंने लेई झेंसी एआई से ही 10 लाख कमा लिया है और आप अभी भी चाहते हैं कि हम इसे बेच दें। माया शर्मा ने भी सर्वेश को दोष भरी नज़रों से देखा और कहा, हाँ, हाल ही में कंपनी में कई लोग लेई झेंसी एआई में निवेश कर रहे हैं। अगर मैं इसे अब बेच दूं तो मेरे सहकर्मी मुझ पर हंसेंगे। सर्वेश जल्दबाजी में नहीं थे और हल्के से मुस्कुराए, बस इंतजार करें और देखें। लेई झेंसी एआई अब अपने अंतिम दौर में है। 30 दिन और 7 दिन की मूविंग एवरेज दोनों खतरे में हैं और पिछले कुछ दिनों में पूंजी प्रवाह थोड़ा असामान्य रहा है। इस समय गौतम यादव, जो अवंतगार्ड और ट्रेंडी स्टाइल में कपड़े पहने थे, गर्व भरे चेहरे के साथ माया शर्मा के कार्यालय में घुसे। गौतम यादव ने संयोग से सर्वेश के शब्द सुने और तुरंत उपहास किया, श्री रॉय, क्या आप मेरे पैसे से जलन महसूस कर रहे हैं? क्या आप यहाँ लेई झेंसी एआई की आलोचना करने आए हैं? सर्वेश ने शांतिपूर्वक कहा, बस इंतजार करें और देखें। अगर निदेशक गौतम को विश्वास नहीं है तो आप और खरीद सकते हैं। शायद आप और पैसा कमा लें। गौतम यादव ने गर्व से कहा, मैं तुमसे डरता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। कल जब मैं पैसा कमाऊंगा तो जलन मत करना। गौतम यादव ने, जैसे दिखावा करने के लिए, सर्वेश के सामने 10 लाख रुपए का लेई झेंसी एआई और खरीदा। गौतम यादव ने गर्व से ऑर्डर का स्क्रीनशॉट कर्मचारी समूह में पोस्ट किया और डींग मारी, इस स्टॉक के भगवान ने फिर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। कल बोरे भर पैसे की उम्मीद है। कर्मचारी तुरंत उत्साहित हो गए। वाह, निदेशक गौतम और मैं लेई झेंसी एआई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। शालिनी हेगड़े नाम की महिला कर्मचारी ने उत्साह से कहा, कमाल है। निदेशक गौतम के नेतृत्व में मेरा आत्मविश्वास दोगुना हो गया है। मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं लेई झेंसी एआई खरीद रही हूँ। लीला अयर नाम की एक अन्य महिला कर्मचारी ने खुशी से कहा, मैं कुछ बेचने की योजना बना रही थी, लेकिन गौतम स्टॉक भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया, इसलिए मैंने और खरीदा। कर्मचारियों की निरंतर चापलूसी देखकर गौतम यादव घमंडी दिखे। उन्होंने सर्वेश को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और कहा, देखा, समझदार लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन तुम एक मूर्ख केवल वही हो जो नहीं जानता कि मैं कितना चतुर हूँ। सर्वेश जल्दबाजी में नहीं थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि लेई झेंसी एआई जल्द ही निश्चित रूप से गिरेगा। आखिरकार सर्वेश के पास स्टॉक ट्रेडिंग की 7वें स्तर की प्रतिभा थी, जो गौतम यादव जैसे आम आदमी से तुलना करने योग्य नहीं थी। सर्वेश ने शांतिपूर्वक कहा, बस इंतजार करें और देखें। लेई झेंसी एआई जल्द ही गिरेगा। गौतम यादव ने चेहरे पर उपहास के साथ कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुमने पहले ही सारा लेई झेंसी खरीद लिया होता। सर्वेश शांत दिखे क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोन पर स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर उठाया और देखा। सर्वेश ने जल्दी ही एक स्टॉक देखा जिसका नाम था नेपोलियन टायर। हालांकि यह हाल ही में निचले स्तर पर था, केलाइन चार्ट में जल्द ही उछाल का रुझान दिख रहा था। सर्वेश ने अपने फ़ोन पर कुछ बटन दबाए और तुरंत 50 लाख रुपए के नेपोलियन टायर खरीद लिए। सर्वेश ने अपना फ़ोन तीनों को दिखाया और गौतम यादव पर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरे पास पैसे होते तब भी मैं लेई झेंसी एआई नहीं खरीदता। गौतम यादव, वृंदा राठी, माया शर्मा और सर्वेश सभी तब हैरान रह गए जब उन्होंने 50 लाख रुपए के नेपोलियन टायर खरीदे। एक तरफ लोग हैरान थे कि सर्वेश इतनी आसानी से और लापरवाही से 50 लाख रुपये निकालकर स्टॉक खरीद सकता था। दूसरी तरफ वे हैरान थे कि सर्वेश ने वास्तव में नेपोलियन टायर चुना, एक ऐसी अज्ञात कंपनी जिसके बारे में कोई आशावादी नहीं था। नेपोलियन टायर पहले से ही एक कुख्यात जंक स्टॉक था और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। अगर कोई नेपोलियन टायर खरीदता तो उसका तुरंत मजाक उड़ाया जाता। माया शर्मा ने संदेह के साथ पूछा, सर्वेश, नेपोलियन टायर को हाल ही में वित्तीय समस्याएं हो रही हैं और इसका स्टॉक मूल्य भी बहुत कम है। आप इसे कैसे खरीद सकते हैं? वृंदा राठी भी हैरान थी और बोली, हाँ निदेशक सर्वेश, आपके 50 लाख रुपये निश्चित रूप से फंस जाएंगे। गौतम यादव तुरंत घमंड से हंसे, हाँ, तुम मूर्ख, तुमने वास्तव में नेपोलियन टायर खरीदा। यह एक कुख्यात जंक स्टॉक है, केवल अंधा व्यक्ति ही इसे खरीदेगा। गौतम यादव का चेहरा उत्साह से भरा था। वह सर्वेश का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था जब वह पैसे खो देगा। गौतम यादव गर्व से भरे हुए थे और माया शर्मा की ओर देखने लगे। माया शर्मा आज बहुत खूबसूरत कपड़े पहने थीं।
उन्होंने ऊपरी हिस्से में एक टाइट लैवेंडर स्वेटर पहना था और उनके लंबे चमकदार काले बालों को सिर के पीछे एक लंबी पोनीटेल में बांधा गया था। बालों की हर लट साफ सुथरी थी। लैवेंडर स्वेटर के नीचे उनका सीना आकर्षक वक्र के साथ उभरा हुआ था। उनकी कमर सांप की तरह पतली थी और एक हाथ में पकड़ी जा सकती थी। उन्होंने सफ़ेद स्लिम पैंट पहनी थी जो उनके कूल्हों को पूरी तरह उभारती थी। उनकी मोहक और सुंदर आभा लोगों को एक झलक देखने के लिए प्रेरित करती थी। अध्याय 53 स्टॉक ट्रेडिंग प्रतिभा ने सबको चौंकाया। खूबसूरत माया शर्मा को देखकर गौतम यादव की आंखें चुपके से गर्म हो गईं और उनकी नज़रें लालच से उनके भरे हुए हिस्सों पर भटकने लगीं। गौतम यादव स्वाभाविक रूप से कंपनी की इस अत्यंत खूबसूरत और मान्यता प्राप्त देवी से बहुत ईर्ष्या करते थे। गौतम यादव लगभग लार टपकाने की स्थिति में थे जब उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष माया, मेरे साथ चलें और कुछ लेई जेंजी एआई खरीदें। जब आप कुछ पैसे कमा लेंगी तो बस एक बार मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। माया शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, निदेशक गौतम, कृपया वापस जाएं। हमें काम के मामलों पर चर्चा करनी है। गौतम यादव अनिच्छुक दिखे, लेकिन उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। माया शर्मा ने सर्वेश को दोष भरी नज़रों से देखा और कहा, निदेशक सर्वेश, आज आपका काम का दूसरा दिन है और आप पहले ही देर से आए हैं। क्या आप समय पर कार्य पूरा कर सकते हैं? सर्वेश ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा कर सकता हूं। उनके पास चित्रकला की 8वें स्तर की प्रतिभा थी और उन्हें बिल्कुल भी असुरक्षा महसूस नहीं हुई। माया शर्मा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि सर्वेश के स्तर के साथ वह वास्तव में बहुत कम समय में कार्य पूरा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सर्वेश को और दोष नहीं दिया। माया शर्मा ने कहा, आज मुझे लंबी तलवार वाले शूरवीरों के 2 कॉन्सेप्ट चित्र चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। माया शर्मा ने सर्वेश को आज के चित्रकला कार्य के बारे में विस्तार से बताया। सर्वेश ने सिर हिलाया और कार्य को आसानी से स्वीकार कर लिया। माया शर्मा के कार्यालय से निकलने से पहले सर्वेश ने माया शर्मा और वृंदा राठी को रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, मैं आपको दयापूर्वक याद दिला रहा हूं कि लेई जेंजी एआई बेच दें और कुछ नेपोलियन टायर खरीद लें। फिर सर्वेश अपने कला निदेशक के कार्यालय में लौट आए, कंप्यूटर चालू किया और चित्रकला शुरू कर दी। वृंदा राठी और माया शर्मा दोनों सर्वेश के शब्दों से भ्रमित थीं। लेई जेंजी एआई और नेपोलियन टायर के रास्ते के चार्ट लगभग 2 अलग अलग दुनिया के थे। लेई जेंजी एआई एक गर्म स्टॉक था जिसे अनगिनत फंड पसंद करते थे, लेकिन नेपोलियन टायर एक कुख्यात जंक स्टॉक था। कोई भी लेई जेंजी बेचकर नेपोलियन खरीदने जैसी हास्यास्पद बात नहीं करता। वृंदा राठी ने होंठ बिचकाए और कहा, मैं तो लेई जेंजी एआई ही खरीदूंगी। अगर मैं नेपोलियन टायर खरीदूंगी तो मुझ पर हंसेंगे। माया शर्मा ने सोचना शुरू किया। उन्हें हमेशा लगता था कि सर्वेश कुछ असामान्य हैं और लोगों को एक रहस्यमय एहसास देते हैं। किसी कारण से माया शर्मा ने इसे आजमाने का फैसला किया। माया शर्मा ने सोचा, आधा लेई जेंजी एआई बेच दिया और फिर 50,000 रुपये के नेपोलियन टायर खरीद लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार। माया शर्मा के कार्यों को देखकर वृंदा राठी हैरान थी और बोली, उपाध्यक्ष माया, क्या आप वास्तव में सर्वेश की बात मानकर लेई जेंजी बेचकर नेपोलियन खरीद रही हैं? माया शर्मा ने लापरवाही से कहा, मुझे लगता है कि सर्वेश ने जो कहा उसमें कुछ दम है। मैं बस मजे के लिए खरीद रही हूँ। मैं स्टॉक वैसे भी मजे के लिए खरीदती हूँ। माया शर्मा के लिए स्टॉक खरीदना वास्तव में केवल एक मनोरंजन और शौक था और उन्हें जीतने या हारने की ज़्यादा परवाह नहीं थी। माया शर्मा की बात सुनकर वृंदा राठी थोड़ा हिचकिचाई। वह उपाध्यक्ष माया के निर्णय पर बहुत भरोसा करती थी। वृंदा राठी ने सोचा और आधा लेई जेंजी एआई बेच दिया और 10,000 रुपये के नेपोलियन टायर खरीद लिए। दोपहर में जब सर्वेश ने दिन के लिए 2 नमूना चित्र पूरे कर लिए थे, स्टॉक मार्केट में आश्चर्यजनक हलचल हुई। सबसे गर्म स्टॉक लेई जेंजी एआई को अचानक शॉर्ट किया गया। रहस्यमयी पूंजी ने नकदी निकाली और स्टॉक की कीमत आधी हो गई। जंक स्टॉक नेपोलियन टायर, जिसे कोई नहीं पूछता था, अचानक उभरा और इसकी कीमत दोगुनी हो गई। वृंदा राठी अपने फ़ोन पर के लाइन चार्ट देखकर अवाक रह गई। उसे अविश्वसनीय लगा। सर्वेश ने जो कहा वह इतना सटीक था। यह इतना सटीक था कि विश्वास करना मुश्किल था। अगर वृंदा राठी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह सोचती कि सर्वेश ही पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है। वृंदा राठी उत्साह से अपने सेल फोन लिए माया शर्मा के कार्यालय में दौड़ी। उपाध्यक्ष माया, क्या आपने कैंडलस्टिक चार्ट देखा? माया शर्मा ने भ्रमित होकर पूछा, क्या हुआ? माया शर्मा काम में व्यस्त थीं और अक्सर स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की जांच नहीं करती थीं। वृंदा राठी अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सकी और बोली, के लाइन चार्ट देखिए, ये कमाल है। माया शर्मा ने फ़ोन उठाया और देखा। उनकी चमकती आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? लेई जेंजी एआई ढह गया। नेपोलियन टायर आसमान छू गया। माया शर्मा विश्वास नहीं कर पा रही थी जो उन्होंने देखा। ये बहुत बड़ा संयोग था। उन्होंने सुबह ही लेई जेंजी एआई बेचा था और दोपहर में ये ढह गया। सुबह ही नेपोलियन टायर खरीदा था और दोपहर में इसकी कीमत आसमान छू गई।
ये बहुत अविश्वसनीय था। माया शर्मा और वृंदा राठी दोनों राहत महसूस कर रही थीं। सौभाग्य से उन्होंने सर्वेश की याद दिलाने की बात सुनी, जिससे वे लेई जेंजी स्टॉक में नुकसान से बच गईं और इसके बजाय नेपोलियन स्टॉक से अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। माया शर्मा ने भ्रमित होकर पूछा, अजीब, सर्वेश को कैसे पता था कि लेई जेंजी गिरेगा और नेपोलियन बढ़ेगा? माया शर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ कि सर्वेश का निर्णय पूरी तरह सही था। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने ये कैसे किया। वृंदा राठी और माया शर्मा दोनों बहुत खुश थीं कि उन्होंने सर्वेश की बात सुनी। साथ ही वे दोनों सर्वेश के बारे में बहुत जिज्ञासु थीं और सोच रही थीं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट के रुझानों का अनुमान कैसे लगाया। बीप, बधाई हो, मेजबान को माया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ जोड़ 2। माया शर्मा का वर्तमान प्रशंसा मूल्य 26। बीप, बधाई हो, मेजबान को वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ जोड़ 2। वृंदा राठी का वर्तमान प्रशंसा मूल्य 19। सर्वेश ने भी अपने दिमाग में माया शर्मा और वृंदा राठी के प्रशंसा मूल्य बढ़ने की अधिसूचना सुनी। सर्वेश हल्के से मुस्कुराए। ऐसा लगता था कि स्टॉक ट्रेडिंग में उनकी प्रतिभा पर निर्भर करके प्रशंसा बढ़ाने की उनकी योजना काम कर गई थी। सर्वेश ने भी अपना सेल फोन निकाला और देखा और अचानक और अधिक उत्साहित हो गए। नेपोलियन टायर की कीमत आधी बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि सर्वेश ने जो 50 लाख रुपये खरीदे थे वे अब 75 लाख रुपये हो गए थे। इस समय वृंदा राठी ने उत्साह से कर्मचारी समूह चैट खोली, देखें कि वे समूह में क्या कह रहे हैं। जैसा कि वृंदा राठी ने उम्मीद की थी, कर्मचारी इस समय विलाप कर रहे थे और दुखी होकर रो रहे थे। हाय रे, मैंने आज सुबह 1 लाख रुपये उधार लेकर लेई जेंजी एआई खरीदा था और दोपहर में इसका आधा नुकसान हो गया। बकवास, लाइट बंद करो और नूडल्स खाओ। हाय रे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। शालिनी हेगड़े नाम की महिला कर्मचारी ने दुखी होकर कहा, निदेशक गौतम कहाँ हैं? निदेशक गौतम, कृपया कुछ कहें। मैंने केवल इसलिए खरीदा क्योंकि आपने आज सुबह अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। लीला अयर नाम की एक महिला कर्मचारी रोने की कगार पर थी। निदेशक गौतम, आपको मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। मैं आज रात एक बड़ा डिनर करने की योजना बना रही थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे केवल नूडल्स खाने पड़ेंगे। वो। गौतम यादव अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सके और केवल हंसी और आंसुओं के मिश्रण के साथ बोले, मुझ पर दोष न डालें। मैं ही हूँ जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैंने आज सुबह ही 10 लाख रुपये का लेई जेंजी एआई खरीदा था और अब मैं ही हूँ जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गौतम यादव इतने गुस्से में थे कि उनके दांत खुजली कर रहे थे। अगर सर्वेश ने उस सुबह उन्हें उकसाया नहीं होता तो उन्होंने केवल दिखावा करने के लिए 10 लाख रुपये की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई होती। कर्मचारियों के लगातार विलाप को देखकर वृंदा राठी और माया शर्मा हंसी नहीं रोक पा रही थीं। साथ ही वे और भी आभारी थीं कि उन्होंने सर्वेश की याद दिलाने की बात सुनी थी। वृंदा राठी दिखावा करने से खुद को रोक नहीं सकी, इसलिए उसने अपने मोबाइल फोन पर स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के संचालन का स्क्रीनशॉट लिया और कर्मचारी समूह में भेज दिया। वृंदा राठी ने भाग्यशाली होने का ढोंग किया और कहा, हाय, सौभाग्य से मैंने आज सुबह लेई जेंजी के उच्चतम बिंदु पर बेच दिया और मैंने सही नेपोलियन टायर भी खरीदा। ही। अध्याय 54। माया शर्मा ने सर्वेश के लिए नाश्ता लाया। ये स्क्रीनशॉट खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड था। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वृंदा राठी ने लेई जेंजी एआई को इसके उच्चतम मूल्य पर बेचकर नकदी निकाली, जिससे दुर्घटना के दौरान नुकसान से बचा गया। साथ ही उन्होंने नेपोलियन टायर को इसके निम्नतम बिंदु पर खरीदा और जब यह आसमान छू गया तो अधिकतम मुनाफा प्राप्त किया। इन दो संचालनों की उत्कृष्टता बस एक दैवीय कार्य थी। जब उत्सव गेमिंग लिमिटेड के कर्मचारियों ने वृंदा राठी द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट देखे तो वे चौंक गए। ये संचालन बस कमाल था। स्टॉक का भगवान भी इसे देखकर चौंक जाता। शायद केवल एक समय यात्री ही इतने सटीक संचालन कर सकता था। हाय रे, सहायक वृंदा, आपने ये कैसे किया? यह अविश्वसनीय है। क्या ये हो सकता है कि स्टॉक का भगवान गौतम यादव नहीं बल्कि सहायक वृंदा हैं? तुम्हारी बहन, यह एक जीनियस का काम है। तुम हर दिन ऐसा करो। क्या ये समुद्र के किनारे विला की वजह से नहीं है? शालिनी हेगड़े ने बहुत दुखी होकर टाइप किया, सहायक वृंदा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया और कुछ सलाह दी? कई कर्मचारियों को नेत्रश्लेष्मलाशोथ हो गया और उनकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग तुलना से सबसे ज्यादा डरते हैं। लगभग सभी कर्मचारियों को आज भारी नुकसान हुआ और वे दर्द में रो रहे थे। वृंदा राठी को देखकर, जो न केवल पैसे नहीं हारी बल्कि नेपोलियन टायर से अच्छा खासा मुनाफा कमाया, कई लोग ईर्ष्या और जलन से भर गए। स्क्रीन लगातार कर्मचारियों की ईर्ष्या, जलन और नफरत भरी चैट से भरी थी और वृंदा राठी को बहुत गर्व और घमंड और संतुष्टि महसूस हुई। बीप, बधाई हो, मेजबान को वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ जोड़ 2। वृंदा राठी का वर्तमान प्रशंसा मूल्य 21। इस समय वृंदा राठी सर्वेश की और भी प्रशंसा करने लगी। गौतम यादव ने भी वृंदा राठी द्वारा भेजा गया स्क्रीनशॉट देखा।
गौतम यादव को तुरंत समझ आ गया, हाय रे, इस सहायक वृंदा ने सर्वेश की सलाह मानी और लेई जेंजी एआई बेचकर नेपोलियन टायर खरीद लिया। गौतम यादव ने माया शर्मा के कार्यालय में सर्वेश को नेपोलियन टायर खरीदते देखा था और यह भी सुना था कि सर्वेश ने कहा था कि लेई जेंजी एआई गिरने वाला है। गौतम यादव को उस समय स्वाभाविक रूप से सर्वेश की बकवास पर विश्वास नहीं हुआ था। अप्रत्याशित रूप से सर्वेश के निर्णय सभी सही थे। हाय रे, इस सर्वेश की किस्मत इतनी अच्छी है। गौतम यादव इतने गुस्से में थे कि उनका माथा धुआं छोड़ रहा था। बेशक वह ये विश्वास नहीं करना चाहते थे कि सर्वेश में बाजार का अनुमान लगाने की क्षमता थी और केवल यही सोच सकते थे कि सर्वेश बस भाग्यशाली था। इस समय सर्वेश माया शर्मा के कार्यालय में आए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, उपाध्यक्ष माया, मैंने आज के लिए 2 नमूना चित्र पूरे कर लिए हैं और उन्हें आपके ईमेल पर भेज दिया है। कृपया प्राप्त करें। माया शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। माया शर्मा ने अपना ईमेल खोला और जल्द ही प्राचीन शूरवीरों के 2 तैयार चित्र देखे। चित्र में शूरवीर एक घोड़े पर सवार है, सुनहरी तलवार के साथ, और पत्तियां मुरझा रही हैं। वह दौड़ रहा है और एक राक्षस को मार रहा है। सभी विवरण जीवंत हैं, जैसे कि वास्तविक तस्वीरें, और मारे जा रहे राक्षसों का खून स्क्रीन से बाहर छलकता हुआ प्रतीत होता है। माया शर्मा की खूबसूरत आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। निदेशक सर्वेश, आपकी पेंटिंग वास्तव में बहुत अच्छी है। मुझे अब व्हाइट मिथ गेम में पूरा विश्वास है। वृंदा राठी भी झुककर देखने लगी और वह भी हैरान रह गई। विवरणों की परिष्कृत हैंडलिंग और विपरीत और चमकदार प्रकाश और छाया प्रभाव बस एक मास्टर का काम था। वृंदा राठी प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। वाह, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि यह एक प्रथम श्रेणी के चित्रकार का काम है। बीप, बधाई हो, मेजबान को माया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ जोड़ 1। माया शर्मा का वर्तमान प्रशंसा मूल्य 27। बीप, बधाई हो, मेजबान को वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ जोड़ 1। वृंदा राठी का वर्तमान प्रशंसा मूल्य 22। मेरे दिमाग में एक संकेत ध्वनि गूंजी जो बहुत सुखद थी। सर्वेश मुस्कुराए और बोले, आज का मिशन पूरा हो गया, तो मैं अब काम से जा रहा हूँ। माया शर्मा ने सिर हिलाया और सर्वेश जाने के लिए मुड़े। माया शर्मा ने अचानक कहा, सर्वेश, आज के लिए धन्यवाद। सर्वेश ने आंखों में मुस्कान के साथ पूछा, मुझे किस लिए धन्यवाद? माया शर्मा मुस्कुराई और बोली, आपने हमें लेई जेंजी एआई बेचने और नेपोलियन टायर खरीदने के लिए कहा। इस संचालन ने न केवल हमें आज के नुकसान से बचाया, बल्कि हमने इसके बजाय पैसा कमाया। माया शर्मा सही थीं। आज का स्टॉक मार्केट एक स्टॉक मार्केट क्रैश के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उत्सव गेमिंग लिमिटेड के लगभग सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ था। जब स्टॉक मार्केट क्रैश आता है तो पैसा न खोना पहले से ही एक भगवान जैसी स्थिति है। माया शर्मा और वृंदा राठी न केवल पैसे नहीं हारी, बल्कि इसके बजाय अच्छा खासा मुनाफा कमाया। अगर वे इसे दूसरों को बताएं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए माया शर्मा और वृंदा राठी सर्वेश के बहुत आभारी थे। सर्वेश ने माया शर्मा को मुस्कान के साथ देखा और कहा, तो आप मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहती हैं? माया शर्मा स्तब्ध रह गईं। सर्वेश की अजीब नज़र देखकर उन्होंने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा, क्या मैंने आपके साथ डेट पर जाने का वादा नहीं किया था? सर्वेश ने सिर हिलाया और कहा, वह पहले तय हुआ था, वह गिनती नहीं है। माया शर्मा भी जानती थी कि वह सर्वेश के साथ डेट पर इसलिए जा रही थी क्योंकि उन्होंने उत्सव गेमिंग लिमिटेड में शामिल होने के लिए सहमति दी थी। लेकिन अगर वह सर्वेश को उनके स्टॉक मार्केट चेतावनी के लिए धन्यवाद देना चाहती थी तो उन्हें कुछ अतिरिक्त करना होगा। माया शर्मा ने असहाय होकर कहा, तो आप मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? सर्वेश ने सोचा, माया शर्मा का प्रशंसा स्तर केवल 27 था। वह निश्चित रूप से किसी भी अत्यधिक अंतरंग अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगी। सर्वेश ने एक पल सोचा और मुस्कान के साथ कहा, तो अगली बार मेरे लिए नाश्ता लाएं। जब सर्वेश ने बोलना खत्म किया, माया शर्मा और वृंदा राठी दोनों हैरान रह गईं। वृंदा राठी ने अविश्वास में सर्वेश और माया शर्मा को देखा। माया शर्मा पुरुष कर्मचारियों की सपनों की देवी की तरह थीं। ऐसी शीर्ष सुंदरी वास्तव में सर्वेश के लिए नाश्ता लाने वाली थी। माया शर्मा भी उलझन में थीं। वह हमेशा अपने बारे में बहुत उच्च विचार रखती थीं और कभी भी किसी पुरुष के लिए नाश्ता लाने जैसा कुछ नहीं किया था। उनके विचार में सर्वेश के लिए नाश्ता लाना थोड़ा बहुत अंतरंग और अस्पष्ट था। माया शर्मा ने शर्मिंदगी से कहा, क्या आप इसे बदल सकते हैं? सर्वेश ने मजाक किया, मैंने जो स्टॉक मार्केट जानकारी आपको दी उससे आप दसियों हजार रुपये कमा सकती थीं, लेकिन आप मुझे नाश्ता भी नहीं लाने देंगी। आप कितनी कंजूस हैं। माया शर्मा का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सर्वेश ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। उनके द्वारा दी गई सटीक जानकारी ने माया शर्मा को कम से कम 70,000 या 80,000 रुपये कमाने की अनुमति दी थी। माया शर्मा को नाश्ता लाने के लिए कहना बस एक छोटी सी बात थी। जब तक सर्वेश किसी को नहीं बताता, माया शर्मा को लगभग कोई नुकसान नहीं होगा।
माया शर्मा ने लजाते हुए कहा, तो अगर आप मुझे वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगे तो मैं नाश्ता लाने के लिए सहमत हो जाऊंगी। सर्वेश बहुत खुश हुए और तुरंत सिर हिलाया, बोले, बेशक मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं एक सादा व्यक्ति हूँ। मैंने 50 लाख रुपये के नेपोलियन टायर खरीदे, लेकिन मैंने इसका हर जगह प्रचार नहीं किया। माया शर्मा और वृंदा राठी ने सिर हिलाया। उनके विचार में सर्वेश वास्तव में वह व्यक्ति नहीं था जो दिखावा करना पसंद करता था। सर्वेश ने 50 लाख रुपये के नेपोलियन टायर खरीदे और एक बार में 20 लाख से अधिक का मुनाफा कमाया, बिना कर्मचारियों को एक शब्द कहे। इसके विपरीत वृंदा राठी ने केवल कुछ हजार रुपये कमाए, लेकिन वह समूह में स्क्रीनशॉट पोस्ट करके दिखावा करने से खुद को रोक नहीं सकी। माया शर्मा को लगा कि सर्वेश हर जगह बकवास नहीं करेगा, इसलिए माया शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं कल आपके लिए नाश्ता लाऊंगी। सर्वेश बहुत खुश हुए कि माया शर्मा ने उनके लिए नाश्ता लाने के लिए सहमति दी, जिससे उन्हें भविष्य में इस शानदार सुंदरी के साथ और अधिक बातचीत करने के अवसर मिलेंगे। अध्याय 55 मुझे अरेंज्ड डेट पर जाने के लिए कह रहे हैं। सर्वेश माया शर्मा के लवेंडर स्वेटर के नीचे उनकी परफेक्ट फिगर को चुपके से देखने से खुद को रोक नहीं सके। उनकी शानदार वक्र अत्यंत सुंदर थे। सर्वेश का दिल धड़क रहा था। बेशक सर्वेश माया शर्मा की जिस चीज की सबसे ज्यादा लालसा करते थे वह थी उनकी प्रतिभा, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा एक्यूपंक्चर, स्वर्ण किंवदंती। एक बार जब वह इसे प्राप्त कर लेंगे तो वह अपने पिता के लकवाग्रस्त पैरों को ठीक कर सकते थे। इसलिए सर्वेश वास्तव में माया शर्मा के करीब आना चाहते थे। सर्वेश ने माया शर्मा को आंखों में मुस्कान के साथ देखा। अगली बार जब मैं आपको स्टॉक की खबर दूं तो आपको मेरे लिए नाश्ता लाना होगा। 7वें स्तर की स्टॉक प्रतिभा के साथ सर्वेश को केवल लाइन चार्ट देखने की जरूरत थी ताकि स्टॉक मार्केट की दिशा का पता चल सके। सर्वेश को लगा कि माया शर्मा के नाश्ता लाने के बदले में यह इसके लायक था। सर्वेश की आंखों में उत्साह का एक संकेत था जिसने माया शर्मा को थोड़ा ले जाया, लेकिन उन्होंने फिर भी सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार नाश्ता लाने की कीमत पर वह स्टॉक मार्केट में असली पैसे कमा सकती थीं। सर्वेश चेहरे पर खुशहाल मुस्कान लिए माया शर्मा के कार्यालय से बाहर निकले। माया शर्मा ने सर्वेश के लिए नाश्ता लाने का वादा किया, जिसने उन्हें उत्साहित कर दिया। माया शर्मा, जो पुरुष कर्मचारियों के सपनों की देवी की तरह थीं, उनके लिए नाश्ता लाने को तैयार थीं। ये कहना होगा कि यह सर्वेश की घमंड को संतुष्ट कर सकता था। कंपनी के पुरुष कर्मचारी माया शर्मा की एक नज़र पाने का सपना देखते थे। माया शर्मा की केवल एक नज़र पुरुष कर्मचारियों को इतना उत्साहित कर देती थी कि वे सो नहीं पाते थे। अगर कंपनी के पुरुष कर्मचारियों को पता चलता कि माया शर्मा कल सर्वेश के लिए नाश्ता लाएंगी तो शायद वे पागल हो जाएं। सर्वेश नीचे की ओर चले। हालांकि अभी काम खत्म होने का समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिन का चित्रकला कार्य पूरा हो चुका था और अनुबंध के अनुसार वह अपनी मर्जी से जा सकते थे। तभी गौतम यादव कॉफी डालने के लिए बाहर आए। गौतम यादव को देखकर सर्वेश ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे निदेशक गौतम, आप अच्छे दिख रहे हैं। कॉफी पी रहे हैं? आपने आज स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा कमाया होगा ना? जब गौतम यादव ने सर्वेश के शब्द सुने तो वह इतने गुस्से में आ गए कि उनका चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया। गौतम यादव ने सर्वेश के सामने लेई जेंजी एआई में 10 लाख रुपए का निवेश बढ़ाया था और आज उन्होंने लगभग सारा पैसा खो दिया। अब सर्वेश द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपहास किए जाने पर गौतम यादव और भी क्रोधित हो गए। गौतम यादव ने सर्वेश को घूरते हुए कहा, श्री रॉय, इतना घमंड मत करो। तुम आज बस भाग्यशाली थे, लेकिन अगली बार देखना क्या होता है। सर्वेश ने भी गौतम यादव को नज़रअंदाज कर दिया। गौतम यादव का व्यक्तिगत रूप से उपहास करना पहले ही सर्वेश को खुश कर चुका था। सर्वेश की लापरवाह मुस्कान ने गौतम यादव को और भी गुस्सा दिला दिया। गौतम यादव का क्या रुतबा था? वह उत्सव गेमिंग लिमिटेड के स्वर्ण पदक निर्माता थे और उनका रुतबा केवल माया शर्मा से थोड़ा कम था। उनके याओकुन स्टूडियो द्वारा वर्तमान में निर्मित किया जा रहा कांगलान कॉन्टिनेंट भी एक ऐसा गेम था जिस पर बाजार ने लंबे समय से ध्यान केंद्रित किया था। इंटरनेट पर कई गेम प्रशंसक कांगलान कॉन्टिनेंट के लॉन्च की प्रतीक्षा कर रहे थे और कई पत्रकार उनसे साक्षात्कार करना चाहते थे। गौतम यादव हमेशा घमंडी रहे थे और सभी को तुच्छ समझते थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सर्वेश रॉय, एक साधारण प्रथम स्तर का चित्रकार, हर बार उन्हें इतना गुस्सा दिलाएगा। सर्वेश विशाल और आरामदायक रोल्स रॉयस फैंटम में सवार हुए और अनन्या गुप्ता को ढूंढने के लिए निकल पड़े ताकि एक और शानदार डेट का अनुभव कर सकें। अचानक फोन बजा। सर्वेश ने देखा और पाया कि यह उनकी मां सुनीता रॉय का फोन था। सर्वेश ने जल्दी से फोन उठाया और पूछा, मां, क्या बात है? फोन पर सुनीता रॉय की आवाज़ थोड़ी उत्साहित थी। सर्वेश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर? सुनीता रॉय ने खुशी से कहा, चांदनी बिस्ट्रो में डिनर के लिए आओ और मैं तुम्हें एक अरेंज्ड डेट पर ले जाऊंगी। सर्वेश हैरान रह गए। अरेंज्ड डेट? सुनीता रॉय ने चिंता के साथ कहा, हाँ, तुम अब छोटे नहीं रहे, अब समय है शादी करने और परिवार शुरू करने का।
सर्वेश ने जल्दी से पूछा, किसके साथ अरेंज डेट है? सुनीता रॉय ने खुशी से कहा, यह मेरी एक पुरानी सहेली है। उसने अपनी बेटी को 10 साल पहले अमेरिका ले गई थी। उसने तब तुम्हारे साथ मौखिक रूप से शादी तय की थी। मुझे लगा था कि चूंकि वे अमेरिका चले गए, शादी की बात खत्म हो गई। अप्रत्याशित रूप से वे हाल ही में भारत लौट आए। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने तुमसे मिलने के लिए सहमति दी। सर्वेश लगभग अवाक रह गए और जल्दी से बोले, माँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब समय नहीं है। हम अब भी बाल विवाह जैसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? सुनीता रॉय ने गुस्से में कहा, तुम्हें आज दोपहर जरूर आना होगा। मैंने सुना है कि उनकी बेटी एक विदेश से लौटी वकील है। वह बहुत सुंदर है। अगर तुम मुझसे शादी कर सको तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगी। सुनीता रॉय ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। सर्वेश पूरी तरह से असहाय थे। वह अब एक सिस्टम वाला व्यक्ति थे और उन्हें गर्लफ्रेंड ढूंढने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपनी मां के आदेश के कारण उन्हें जाना पड़ रहा था। शाम के लगभग 6 बजे सर्वेश ने रोल्स रॉयस फैंटम को चांदनी बिस्ट्रो के पास पार्किंग लॉट में खड़ा किया। फिर चांदनी बिस्ट्रो की ओर पैदल चले। दूर से उन्होंने अपनी मां सुनीता रॉय को दरवाजे के बाहर इंतजार करते देखा। सर्वेश मूल रूप से सीधे मना करना चाहते थे, लेकिन अपनी मां के चेहरे पर देखभाल भरी मुस्कान और उम्र के कारण थोड़ा झुकी हुई उनकी पीठ को देखकर सर्वेश को जाने की इच्छा को दबाना पड़ा। मां, क्या पिताजी यहाँ नहीं हैं? सर्वेश ने पूछा। सुनीता रॉय ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पिताजी को चलने में कठिनाई होती है, इसलिए वह नहीं आए। सर्वेश ने फिर से पूछा, दूसरा पक्ष अभी तक नहीं आया? अभी नहीं। हमने 6 बजे का समय तय किया था, तो जल्द ही आना चाहिए। सर्वेश ने शांतिपूर्वक कहा, चलो पहले ऊपर चलते हैं। सर्वेश ने सुनीता रॉय को सहारा दिया और चांदनी बिस्ट्रो में प्रवेश किया, जहां उन्होंने एक सुंदर निजी कमरा मांगा। रेस्तरां का रंग संयोजन मुख्य रूप से काला और सफ़ेद था, जो इसे एक स्टाइलिश एहसास देता था। निजी कमरों के आसपास मूर्तियां और फूल रखे गए थे, जो एक सुंदरता का स्पर्श जोड़ते थे। 6 बज चुके थे, लेकिन दूसरा पक्ष अभी तक नहीं आया था। सर्वेश थोड़ा नाखुश थे। चूंकि हमने 6 बजे मिलने का तय किया था, वह वास्तव में देर से आए। सर्वेश ने पूछा, माँ, ये कौन है? सुनीता रॉय मुस्कुराईं और बोलीं, क्या तुम्हें लता अय्यर याद है? वह सर्वेश को तुरंत याद आया कि जब सुनीता रॉय छोटी थी, उनकी एक चाची थी जिनके साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों का रिश्ता बहनों जैसा था। चाची अक्सर लता अय्यर नाम की एक छोटी लड़की को लाती थी और सर्वेश अक्सर लता अय्यर के साथ खेलता था। हालांकि सर्वेश को लता अय्यर की बहुत अच्छी छवि नहीं थी। एक बार लता अय्यर ने सर्वेश के कुत्ते के नाखून में टूथपिक चुभोया था। उसने इनकार कर दिया और कहा कि यह सर्वेश ने किया था, जिसके कारण सुनीता रॉय ने सर्वेश को डांटा था। इस घटना ने सर्वेश पर लता अय्यर की बुरी छाप छोड़ी थी। बाद में ऐसा लगा कि चाची लता अय्यर को अमेरिका ले गई थी। जब वह छोटी थी, लता अय्यर ने सर्वेश को एक पत्र भेजा था, जिसमें टूथपिक की बात के लिए उसका धन्यवाद दिया था। सर्वेश को उम्मीद नहीं थी कि उनका और लता अय्यर का बचपन में सगाई थी। हालांकि यह केवल मौखिक थी, फिर भी यह उन्हें आश्चर्यचकित करती थी। सुनीता रॉय बहुत खुश दिख रही थी और ऐसा लगता था कि उन्हें लता अय्यर बहुत पसंद थी। सर्वेश, तुम्हें उस लड़की पर अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा। वह पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक, विदेश से लौटी वकील है और पहले से ही एक सहयोगी वरिष्ठ वकील है। जब वे बाद में आएं, तो तुम्हें उत्साही होना होगा। सर्वेश ने होंठ बिचकाए और कहा, वे सभी देर से आए हैं और मुझे और उत्साही होने के लिए कह रहे हैं। अध्याय 56। लक्ष्मी शर्मा। उमा चटर्जी ने बहाने बनाए, बोली, शायद वे अभी अभी लौटे हैं और जगह से परिचित नहीं हैं। लक्ष्मी शर्मा बचपन से दयालु और विनम्र रही है। याद है जब तुमने छोटे थे तब एक पिल्ले को टूथपिक से चुभोया था। जब मैंने तुम्हें डांटा तो लक्ष्मी शर्मा, जो इतनी छोटी थी, ने तुम्हारा पक्ष लिया और मुझे रोकने को कहा। अर्जुन मेहरा अवाक रह गए। टूथपिक से पिल्ले को चुभोने वाली स्पष्ट रूप से लक्ष्मी शर्मा थी। लेकिन अर्जुन अपनी मां से बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपके से आह भरी। अर्जुन और उमा चटर्जी ने 20 मिनट तक इंतजार किया, जब तक कि शाम 6:20 बजे लक्ष्मी शर्मा और उनकी मां सुनीता शर्मा नहीं आईं। सुनीता शर्मा उमा चटर्जी की उम्र की थीं। वे धनी दिखती थीं, उनकी मुस्कान मधुर थी और उन्होंने बहुत शानदार कपड़े पहने थे। जैसे ही अर्जुन ने लक्ष्मी शर्मा को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। लक्ष्मी शर्मा ने डिज़ाइनर सूट पहना था। वे लंबी और आकर्षक थीं, उनके लंबे बाल कंधों पर लहरा रहे थे और काले हाई हील्स पहने थे। वे बहुत साफ सुथरी और ताज़ा दिख रही थीं। उनका चेहरा गोरा और चिकना था। हालांकि उनके होंठ थोड़े पतले थे, वे गुलाबी और आकर्षक लग रहे थे। उनकी ठुड्डी नुकीली और नाजुक थी। वे बहुत सुंदर और शालीन दिखती थीं, लेकिन उनमें हमेशा एक कठोरता का आभास था। दूर से वे एक ठंडी सुंदरता की तरह दिखती थीं। जैसे ही लक्ष्मी शर्मा निजी कमरे में दाखिल हुईं, अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा। लक्ष्मी शर्मा ने अर्जुन की आंखों में आश्चर्य देखा।
ये जानकर कि अर्जुन उनकी सुंदरता से चकित हैं, लक्ष्मी शर्मा के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभरी। उमा चटर्जी ने लक्ष्मी शर्मा को देखते ही तुरंत अपनी पसंद दिखाई और कहा, यह जरूर लक्ष्मी होगी, इतनी लंबी और सुंदर। अगर अर्जुन लक्ष्मी से शादी कर ले तो कितना भाग्यशाली होगा। सुनीता शर्मा ने भी अर्जुन को गहरी नज़रों से देखा और यह समझना मुश्किल था कि वे उन्हें पसंद करती थी या नहीं। उन्होंने भी कुछ विनम्र शब्द कहे। सुनीता शर्मा और उमा चटर्जी ने एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन किया, बीते वर्षों के अनुभवों के बारे में बात की। दोनों भावुक और उदास दिख रही थीं। अर्जुन ने घंटी बजाई, वेटर को बुलाया और कुछ उच्च श्रेणी की रेड वाइन, फ्रेंच पेपर रोस्टेड डक ब्रेस्ट, वेजिटेबल सलाद, स्पेनिश टमाटर कोल्ड सूप, बोस्क्यू और पाटे और फोई ग्रास और ट्रफल्स ऑर्डर किए। सभी व्यंजन परोस दिए जाने के बाद अर्जुन ने सबको खाना शुरू करने के लिए आमंत्रित किया और व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के लिए वाइन का गिलास भरा। लक्ष्मी शर्मा वहां ठंडे चेहरे के साथ बैठी थीं। अर्जुन ने उन्हें वाइन का भरा हुआ गिलास दिया। उन्होंने सिर्फ हल्के से धन्यवाद कहा, जैसे कि वे अर्जुन को वेटर मान रही हों। सुनीता शर्मा और उमा चटर्जी बहुत विनम्र थीं। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने अंततः अर्जुन और लक्ष्मी शर्मा की बचपन की सगाई के बारे में बात की। उमा चटर्जी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, पुरानी बहन, तुम इतने सालों बाद आखिरकार भारत लौट आईं। अर्जुन और लक्ष्मी की शादी अब तय हो जाएगी। क्या तुम इससे सहमत हो? हम। सुनीता शर्मा थोड़ा असहज दिखीं, बोलने में हिचक रही थीं, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। लक्ष्मी शर्मा ने शांति से कहा, माँ, मैं बताती हूँ। लक्ष्मी शर्मा के ठंडे चेहरे को देखकर अर्जुन को शायद पता था कि वे क्या कहना चाहती थीं। लक्ष्मी शर्मा की सुंदर आंखें भी अर्जुन को ठंडे ढंग से देख रही थीं, जिनमें हल्का सा तिरस्कार था। अर्जुन ने आराम से वाइन का गिलास हिलाया और लक्ष्मी शर्मा को चंचल भाव से देखा। लक्ष्मी शर्मा ने गर्व से ठुड्डी ऊंची की और अभिमानपूर्ण लहजे में बोली, अर्जुन, हम कई सालों से नहीं मिले और हम दोनों बहुत बदल गए हैं। मैं स्पष्ट कहूंगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, मैं चाहती हूं कि मेरे पति की सालाना कमाई 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो। दूसरी, मैं केवल एक बच्चे को स्वीकार कर सकती हूँ। तीसरी, हम महीने में केवल 3 बार अंतरंग हो सकते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ गहरा रिश्ता बनाने को तैयार हूँ। अगर नहीं तो मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। मेरे आसपास कई उत्कृष्ट पुरुष हैं। लक्ष्मी शर्मा के बोलते ही उनकी माँ का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उमा चटर्जी अवाक रह गईं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, 50 लाख रुपये सालाना? उमा चटर्जी के लिए साल में 50 लाख रुपये कमाना असंभव था। उमा चटर्जी ने लक्ष्मी शर्मा को अविश्वास से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह दयालु छोटी लड़की अब इतनी आक्रामक हो गई है। लक्ष्मी शर्मा ने अर्जुन को गर्व और तिरस्कार के साथ देखा। उनकी घमंडी नज़र एक गर्वित हंस की तरह थी, जो एक मेढक को देख रही थी जो हंस का मांस खाना चाहता था। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, लक्ष्मी शर्मा, तुम वाकई नहीं बदलीं। अर्जुन के दिमाग में उस छोटी लड़की की तस्वीर उभरी जिसने पिल्ले को टूथपिक से चुभोया था। वह तब इतनी क्रूर और दुष्ट थी। लक्ष्मी शर्मा का सुंदर चेहरा ठंडा रहा। अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता का कार हादसा हुआ था और उनकी टांगें लकवाग्रस्त हो गई हैं। उन्हें जीवन भर देखभाल की जरूरत होगी। तुम्हारी ऐसी स्थिति में अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें और विनम्र होना चाहिए। अर्जुन ने ठंडा मुस्कान दी, लक्ष्मी शर्मा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं आसानी से साल में 50 लाख रुपये कमा सकता हूँ। लक्ष्मी शर्मा ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम आसानी से 50 लाख रुपये सालाना कमा सकते हो। लक्ष्मी शर्मा ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वे कोई मजाक देख रही हों। लक्ष्मी शर्मा को कभी विश्वास नहीं होगा कि अर्जुन साल में 50 लाख रुपये कमा सकते हैं। उनकी लॉ फर्म में कई वरिष्ठ वकील शायद इतना नहीं कमा पाते। अर्जुन ने उनकी अनदेखी की और उदासीनता से कहा, लेकिन तुम जैसी रूखी और ठंडी महिला के लिए मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए अंधा होना पड़ेगा। अर्जुन के बोलते ही लक्ष्मी शर्मा की सुंदर आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उन्होंने अर्जुन को गुस्से से घूरा, तुम। अर्जुन ने बोलने के बाद लक्ष्मी शर्मा और सुनीता शर्मा की अनदेखी की और उमा चटर्जी को सीधे चांदनी बिस्तरों से बाहर ले गए। माँ, चलो वापस चलते हैं। अब और बात करने की जरूरत नहीं। उमा चटर्जी अभी भी अपनी इज्जत खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से सुनीता शर्मा से कहा, पुरानी बहन, क्या कोई गलतफहमी हो गई है? सुनीता शर्मा बहुत शर्मिंदा थीं और नहीं जानती थीं कि क्या कहें। अर्जुन ने उमा चटर्जी को चांदनी बिस्तरों के दरवाजे से बाहर ले गए। अर्जुन ने उमा चटर्जी से कहा, माँ, मैं पार्किंग लॉट जाकर गाड़ी लाता हूँ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। उमा चटर्जी ने सिर हिलाया, अभी भी उदास दिख रही थीं। लक्ष्मी शर्मा के शब्दों ने उमा चटर्जी को बहुत दुखी किया, खासकर जब उन्होंने अर्जुन के लकवाग्रस्त पिता का जिक्र किया, जो उनके दिल में चाकू की तरह चुभा। अर्जुन और उमा चटर्जी के चले जाने पर सुनीता शर्मा ने डांटा, अरे लक्ष्मी, तुम इतनी बेरहम क्यों हो?
लक्ष्मी शर्मा को नहीं लगा कि वे गलत थीं और आत्मविश्वास से बोली, माँ, अर्जुन बस एक सामान्य चित्रकार है। वह साल में कुछ हजार रुपये कमाने में भाग्यशाली है। उसके पास एक लकवाग्रस्त पिता भी है। क्या वह बोझ नहीं है? मैं एक लॉ फर्म में काम करती हूँ और साल में 10 लाख रुपये से ज़्यादा कमाती हूँ। मैं भला उससे कैसे डेट कर सकती हूँ? लक्ष्मी शर्मा ने गर्व से कहा, मैं भारत लौटे 1 महीने से भी कम समय हुआ है और पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाले पुरुष मेरे पीछे कतार में हैं। मैं कभी भी इस अर्जुन के साथ नहीं रहूंगी। सुनीता शर्मा ने आह भरी और कहा, ठीक है, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे शब्द बहुत चोट पहुंचाने वाले हैं। लक्ष्मी शर्मा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और चांदनी बिस्तरों के दरवाजे की ओर चलीं। अध्याय 57। प्रिया मल्होत्रा चिंतित है। लक्ष्मी शर्मा और उनकी मां चांदनी बिस्तरों के मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकली और उमा चटर्जी को सड़क के किनारे उदास चेहरा लिए कुछ इंतजार करते देखा। लक्ष्मी शर्मा हंसी और बोली, मां, देखो उस अर्जुन को। उसने अपनी मां को यहाँ अकेले छोड़ दिया। मैं ऐसे बेकार इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? सुनीता शर्मा ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह अर्जुन थोड़ा निराशाजनक है। तभी लक्ष्मी शर्मा और उनकी मां ने एक शानदार रोल्स रॉयस फैंटम को स्थिर रूप से आते देखा। कार के सामने का छोटा सुनहरा लोगो बेहद आकर्षक था, जो इसकी असाधारण शैली को दर्शाता था। आश्चर्य की बात थी कि रोल्स रॉयस फैंटम चांदनी बिस्तरों के सामने रुकी। रोल्स रॉयस फैंटम को देखकर लक्ष्मी शर्मा चकित रह गईं। उनकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वे बिना पलक झपकाए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की इस शानदार कार को देख रही थीं। लक्ष्मी शर्मा ने उत्साह से कहा, मैंने सोचा था कि ऐसी शानदार कारें सिर्फ अमेरिका में दिखती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जयपुर में भी लोग रोल्स रॉयस फैंटम चलाते हैं। उनके मन में कुछ उत्साहित कल्पनाएं थीं, लेकिन शायद कार में बैठा कोई विदेशी कुलीन व्यक्ति है। जयपुर के लोगों में शायद इतना स्वाद नहीं है। लक्ष्मी शर्मा को उम्मीद थी कि रोल्स रॉयस फैंटम से कोई शालीन विदेशी उतरेगा। अप्रत्याशित रूप से रोल्स रॉयस फैंटम का दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो व्यक्ति उतरा वह बहुत परिचित लग रहा था। ये वही अर्जुन मेहरा था जो अभी बिस्तरों में था। अर्जुन ने लक्ष्मी शर्मा और सुनीता शर्मा को नहीं देखा। वह सिर्फ कार से उतरे और अपनी मां उमा चटर्जी को कार में बैठने में मदद की। लक्ष्मी शर्मा स्तब्ध रह गईं, उनकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है कि रोल्स रॉयस फैंटम से उतरने वाला व्यक्ति वास्तव में अर्जुन था? लक्ष्मी शर्मा को यह अविश्वसनीय लगा। मां, क्या तुमने कोई गलती की? शायद अर्जुन का परिवार बाद में अमीर हो गया। क्या तुम्हें नहीं पता? लक्ष्मी शर्मा ने जल्दी से सुनीता शर्मा से पूछा। सुनीता शर्मा भी हैरान दिखी, मुझे नहीं पता। मैं हमेशा अमेरिका में थी और मुझे यहाँ की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लक्ष्मी शर्मा ने गुस्से में पैर पटका, कमबख्त अर्जुन, उसने वास्तव में मुझे धोखा दिया और मुझे बिना बताए रोल्स रॉयस फैंटम चलाए। लक्ष्मी शर्मा के दिमाग में कुछ टीवी ड्रामा के दृश्य उभरे। कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग गरीब बनकर महिलाओं के साथ बातचीत करते हैं ताकि उनकी परीक्षा ले सकें। ये सोचकर लक्ष्मी शर्मा और भी गुस्सा हो गईं। यह अर्जुन इतना बेईमान है। रोल्स रॉयस फैंटम की शानदार पीठ को दूर जाते देख लक्ष्मी शर्मा ने एक पल सोचा और अपनी मां से कहा, मां, कृपया उमा आंटी को फ़ोन करें और मेरे लिए अर्जुन का मोबाइल नंबर मांगें। बिस्तरों में हुई बैठक अप्रिय थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए थे। रोल्स रॉयस फैंटम के अंदर उमा चटर्जी ने आह भरी, अरे अर्जुन, तुम 24 साल के हो चुके हो, अब पत्नी ढूंढने का समय है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, मां, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक सुंदर पत्नी ढूंढ लूंगा। हालांकि उमा चटर्जी को लग रहा था कि अर्जुन हाल ही में कुछ अलग है, वे चिंता से नहीं रोक सकी। तुम्हारे पिता और मैं बूढ़े हो चुके हैं। इस जीवन में हमारी एकमात्र आशा है कि तुम एक अच्छी लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारा साथ दे। तभी उमा चटर्जी का फ़ोन बजा। ये सुनीता शर्मा का फ़ोन था। उमा चटर्जी ने फ़ोन उठाया तो सुनीता शर्मा ने कहा, उमा, लक्ष्मी को लगता है कि उसके शब्द बहुत कठोर थे। वह अर्जुन का नंबर चाहती है और एक दूसरे को एक और मौका देना चाहती है। सुनीता शर्मा की माफ़ी सुनकर उमा चटर्जी तुरंत खुश हो गईं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, माँ, उसे मत दो। अर्जुन को विश्वास नहीं था कि लक्ष्मी शर्मा आत्ममंथन करेगी। उमा चटर्जी ने खुशी से कहा, अर्जुन, देखो लक्ष्मी कितनी दयालु है। वह अपनी गलतियों को सुधार लेती है। कितनी अच्छी लड़की है। उमा चटर्जी सुनीता शर्मा को अर्जुन का फ़ोन नंबर बताने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने फ़ोन छीन लिया और कॉल काट दी। सुनीता शर्मा ने कॉल कटने पर लक्ष्मी शर्मा से असहाय होकर कहा, कुछ नहीं कर सकते। कॉल को अर्जुन ने काट दिया। लक्ष्मी शर्मा ने गुस्से में पैर पटका, कमबख्त, मैं निश्चित रूप से इस अर्जुन को पछतावा करवाऊंगी। मैं उसे एक और मौका देने को तैयार थी। लक्ष्मी शर्मा गुस्से में थीं। वे एक उपवरिष्ठ वकील थीं जो विदेश से लौटी थीं, एक सच्ची अभिजन। उनकी आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ उनके पीछे पुरुषों की लंबी कतार थी। अन्य पुरुष उनके सामने घुटने टेक कर चाहते थे, लेकिन इस अर्जुन ने उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, जिससे वे पहले से कहीं ज़्यादा गुस्सा हो गईं।
अर्जुन ने उमा चटर्जी को घर छोड़ने के बाद अपनी रोल्स रॉयस चलाई। लक्ष्मी शर्मा के साथ हुई बैठक बहुत अप्रिय थी और अर्जुन का मूड खराब था। इसलिए अर्जुन को प्रिया मल्होत्रा की याद आई। अर्जुन पिछले रात प्रिया मल्होत्रा के साथ बिताई शानदार रात को भूल नहीं पाए। वे फिर से प्रिया की कोमल स्नेह को महसूस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फ़ोन किया, प्रिया तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। प्रिया मल्होत्रा ने कोमल और सुखद आवाज में कहा, भाई अर्जुन मैं घर पर हूँ, आ जाओ। जल्द ही अर्जुन की कार प्रिया मल्होत्रा के रहने वाले समुदाय के बाहर दिखाई दी। अर्जुन ने प्रिया मल्होत्रा को एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में ले गए और स्वादिष्ट भोजन किया। हालांकि प्रिया मल्होत्रा के सुंदर चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान थी, अर्जुन को लगा कि प्रिया चिंतित लग रही थी और समय समय पर विचारमग्न दिखती थी। अर्जुन ने चिंता से पूछा, प्रिया तुम्हें कुछ चिंता हो रही है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। प्रिया मल्होत्रा अर्जुन की चिंता से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और कहा, भाई अर्जुन तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, मैं खुद इसका हल निकाल लूंगी। प्रिया की हिचकिचाहट देखकर अर्जुन को पता था कि प्रिया को जरूर कुछ परेशानी हुई है, लेकिन वह उन पर ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहती थी। अर्जुन ने अपने मन में पूछा, सिस्टम क्या तुम जांच सकते हो कि प्रिया मल्होत्रा के साथ क्या हुआ? बीप सक्रिय जांच कार्य को सक्षम करने के लिए एक स्वर्ण प्रतिभा बिंदु की आवश्यकता है। क्या आप इसे सक्षम करना चाहेंगे? इसे चालू करो। अर्जुन ने तुरंत इसे चालू किया। जांच सफल रही। आज विक्रम सिंह की मां गीता कौर प्रिया मल्होत्रा से मिलीं। उन्होंने 30 लाख रुपए की मांग की, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थीं। वे अभी भी चाहती हैं कि प्रिया विक्रम सिंह से शादी करे और उनके परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाए। गीता कौर ने यंग के लॉ फर्म से संपर्क किया है और कल प्रिया मल्होत्रा को परेशान करने के लिए अपने वकीलों को लाएंगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, सिस्टम क्या तुम्हारे पास वकील से निपटने का कोई तरीका है? बीप होस्ट को बेहतर डेटिंग जीवन का आनंद लेने और कानूनी मुद्दों से परेशान न होने देने के लिए सिस्टम केवल 5 स्वर्ण प्रतिभा बिंदुओं के साथ निजी वकील कार्य को सक्रिय कर सकता है। कार्य विवरण सिस्टम एक संयुक्त राष्ट्र विशेष वकील को होस्ट का निजी वकील प्रदान कर सकता है जो सभी कानूनी समस्याओं को हल करेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त विशेष वकील, क्या वह हमारे देश के कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। वे जानते थे कि अलग-अलग देशों के कानून आपस में लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, देश ए का वकील देश बी में मान्यता प्राप्त नहीं होगा। सिस्टम के विशेष रूप से नियुक्त वकील स्तर 10 वकील प्रतिभा रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र गुमनाम फाउंडेशन द्वारा विशेष रूप से नियुक्त हैं और भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए योग्य हैं। सभी कानूनी कार्रवाइयां भारत के कानूनों के अनुसार सख्ती से की जाती हैं। अध्याय 58 निजी वकील स्तर 10 वकील प्रतिभा। अर्जुन बेहद हैरान थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि सिस्टम प्रतिभा पुस्तक में यदि स्तर 6 प्रतिभा हो तो वह पहले से ही विश्व के शीर्ष स्तर की होती है। क्या संयुक्त राष्ट्र का विशेष वकील स्तर 10 प्रतिभा के साथ भारत के वकीलों को पूरी तरह से कुचल नहीं देगा? इस तरह भविष्य में कोई भी व्यावसायिक और कानूनी समस्याएं इस निजी वकील द्वारा हल की जा सकती हैं। वैसे भी स्तर 10 वकील प्रतिभा निश्चित रूप से अर्जुन को निश्चिंत कर देगी। हाँ होस्ट, क्या आप 5 स्वर्ण प्रतिभा बिंदुओं का उपभोग करके निजी वकील कार्य को सक्रिय करने के लिए सहमत हैं? हाँ नहीं, अर्जुन ने तुरंत हाँ चुना। डिंग होस्ट को बधाई, निजी वकील कार्य सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। संयुक्त राष्ट्र विशेष वकील निजी विमान से रवाना हो चुका है और कल सुबह जयपुर पहुंच जाएगा। ये निजी वकील पूरी तरह से सिस्टम द्वारा बनाया गया है और हमेशा होस्ट के प्रति वफादार रहेगा। कृपया अपने कानूनी मामलों को निश्चिंत होकर उसे सौंपें। अर्जुन और भी प्रसन्न हुए। ये शीर्ष वकील हमेशा होस्ट के प्रति वफादार था, इसलिए वे कानूनी मुद्दों के बारे में निश्चिंत हो सकते थे। प्रिया मल्होत्रा के उदास मूड को देखकर अर्जुन ने आकस्मिक रूप से पूछा, प्रिया क्या वह विक्रम परिवार फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है? प्रिया मल्होत्रा अर्जुन को और परेशानी नहीं देना चाहती थीं, लेकिन उनकी चिंतित स्वर सुनकर वे और रोक नहीं सकी और उनकी आंखें तुरंत नम हो गईं। आज उस गुंडे की मां जनता मोटर्स 4 स्टोर पर आए और कहने लगी कि वह वकील ढूंढेगी। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, चाहे वह कैसा भी वकील लाए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रिया मल्होत्रा की सुंदर आंखें आश्चर्य से भर गईं और उन्होंने पूछा, भाई अर्जुन क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन ने शांति से मुस्कुराया और कहा, अगर वे कल अपने वकीलों के साथ आए तो बस मुझे फ़ोन करो और मैं किसी को लेकर इसे संभाल लूंगा। प्रिया मल्होत्रा को अर्जुन से और भी आश्चर्य हुआ। वे जानती थी कि अर्जुन के लिए पैसे की समस्या नहीं होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कानून में भी इतने शक्तिशाली हैं। इस समय प्रिया के दिल में अर्जुन और भी रहस्यमय हो गए। जब से उनकी मुलाकात अर्जुन से हुई, उनकी किस्मत बदल गई लगती थी। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, अर्जुन हमेशा मुस्कुराते हुए उसे हल कर देते थे, बिना भौहें चढ़ाए। प्रिया मल्होत्रा की सुंदर आंखें कृतज्ञता से भर गईं और उन्होंने कहा, भाई अर्जुन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
अर्जुन ने प्रिया की सुंदर आंखों में मुस्कुराते हुए देखा। अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो कई तरीके हैं। अर्जुन की स्पष्ट और उत्साहपूर्ण नज़रों को देखकर प्रिया मल्होत्रा समझ गईं कि अर्जुन का क्या मतलब है। उनका सुंदर चेहरा लज्जा से लाल हो गया और वे मुस्कुराईं। भाई अर्जुन, मैं बाद में तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करूंगी। प्रिया मल्होत्रा ने रेड वाइन का गिलास उठाया, अर्जुन के साथ हल्के से टकराया और एक घूंट में पी लिया। उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उनकी शर्मीली और डरपोक नज़र बहुत आकर्षक थी, जिससे अर्जुन का दिल भटक गया। दोनों ने स्वादिष्ट रात्रिभोज का आनंद लिया। फिर अर्जुन ने प्रिया मल्होत्रा को रोल्स रॉयस में बिठाया और सीधे इंपीरियल पैलेस होटल जाने की तैयारी की। उन्होंने इंपीरियल पैलेस होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट 1 महीने के लिए बुक किया था ताकि हर रात उत्सव मना सकें। जब अर्जुन कार स्टार्ट करने वाले थे, प्रिया मल्होत्रा ने उन्हें बगल से गले लगा लिया। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, प्रिया क्या हुआ? प्रिया मल्होत्रा लज्जा से लाल हो गईं और अर्जुन के कान में धीरे से फुसफुसाईं, भाई अर्जुन, कृपया कार के पर्दे बंद कर दो। अर्जुन ने कुछ भ्रम से पूछा, पर्दे बंद कर दूं? प्रिया मल्होत्रा ने लज्जा से सिर हिलाया, मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अर्जुन समझ गए कि प्रिया मल्होत्रा का क्या मतलब है और उत्साह से एक स्विच दबाया। रोल्स रॉयस फैंटम के शानदार इलेक्ट्रिक पर्दे स्वचालित रूप से बंद हो गए और बाहर से कोई नहीं देख सकता था कि अंदर के लोग क्या कर रहे हैं। रोल्स रॉयस की तारों भरी छत एक रोमांटिक तारों भरे आकाश की तरह थी और चांदनी में प्रिया मल्होत्रा ... अर्जुन का मोबाइल अचानक बजा। अर्जुन ने अपना फ़ोन लिया और देखा कि यह माया कपूर का मैसेज था। जब अर्जुन ने फ़ोन अनलॉक किया तो माया कपूर का मैसेज देखा जिसमें पूछा गया था, अर्जुन, तुम्हें नाश्ते में क्या पसंद है? मुझे डर है कि मैं कल कुछ ऐसा लाऊंगी जो तुम्हारे स्वाद के अनुकूल नहीं होगा। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। याद आया कि माया कपूर ने उन्हें नाश्ता लाने का वादा किया था। उन्हें नहीं लगा था कि माया कपूर इतनी विचारशील होंगी और पहले से पूछेंगी कि उन्हें नाश्ते में क्या पसंद है। हालांकि माया कपूर ने मैसेज भेजने का समय वाकई अनुचित चुना। अर्जुन ने फ़ोन पर मैसेज भेजा, कृपया मुझे येपिनिक सियांग चेन स्टोर से कुछ ताज़ा मीट नूडल्स लाओ और कोई अन्य स्नैक्स। माया कपूर ने जल्दी जवाब दिया, ठीक है, मैं इसे कल सुबह लाऊंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माया जी द्वारा लाया गया नाश्ता जरूर स्वादिष्ट होगा। मैं कल के नाश्ते का इंतजार कर रहा हूँ। माया कपूर ने अर्जुन को एक स्माइली के साथ जवाब दिया। ऐसा लगता था कि अर्जुन की तारीफ ने उन्हें बहुत खुश किया। माया कपूर ने अपने आप से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि यह अर्जुन इतना प्यारा है। माया कपूर को अर्जुन के साथ चैट करने में थोड़ा मज़ा आ रहा था। माया कपूर अर्जुन के साथ कुछ और शब्दों की चैट करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि अर्जुन जवाब देना बंद कर देगा। इससे माया कपूर को अजीब लगा। जब अन्य पुरुष उनके साथ चैट करते थे तो वे इतनी बार मैसेज भेजते थे कि उनका फ़ोन बजता रहता था और वह इतनी तंग आ जाती थी कि जवाब नहीं देना चाहती थीं। उन्हें नहीं लगा था कि अर्जुन कुछ वाक्यों के बाद जवाब देना बंद कर देगा। अजीब, क्या मैंने उनके साथ डेट पर जाने के लिए सहमति नहीं दी थी? फिर उन्होंने मुझे औपचारिक रूप से क्यों नहीं बुलाया? माया कपूर ने अपने आप से सोचा। उनकी भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। ये भी माया कपूर को थोड़ा उत्सुक कर रहा था। उन्हें लगा था कि अर्जुन पहले दिन कंपनी आने पर उन्हें डेट पर बुलाएंगे, लेकिन इतना इंतजार करने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। माया कपूर अर्जुन से पूछना चाहती थीं, लेकिन सीधे पूछने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। माया कपूर ने सोचा और तय किया कि वे अर्जुन से काम के बारे में बात करेंगी। अगर मौका मिला तो वे संकेत देंगी और अर्जुन को अपने विचार सक्रिय रूप से व्यक्त करने देंगी। माया कपूर ने फिर एक मैसेज भेजा, अर्जुन, मैं कल जो डिज़ाइन चाहती हूँ वह ये है, तुम पहले। माया कपूर ने अर्जुन को काम के बारे में एक लंबा मैसेज भेजा। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन ने जवाब दिया, माया जी, मैं अभी व्यस्त हूँ। काम के बारे में कल बात करेंगे। माया कपूर ने अपने फ़ोन को देखा। उनकी चमकदार आंखें आश्चर्य से भर गईं। माया कपूर अक्सर उन पुरुषों को मैं अभी व्यस्त हूँ का बहाना देती थी जो उन्हें तंग करते थे। उन्हें नहीं लगा था कि अब अर्जुन कहेगा कि वह व्यस्त है। इतनी रात को तुम क्या व्यस्त हो? माया कपूर को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फ़ोन को एक तरफ फेंक दिया और अर्जुन की अनदेखी की। फ़ोन को अभी रखा ही था कि वह फिर बजा। एक और मैसेज आया। माया कपूर के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य दिखा। उनके होठों पर गर्व की हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, इस अर्जुन ने कहा कि वह व्यस्त है, लेकिन फिर भी मेरे साथ चैट करना चाहता है। माया कपूर के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन खोला तो उनके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। मैसेज भेजने वाला वह कष्टप्रद जय खन्ना था। जय खन्ना ने एक चापलूसी भरी मुस्कान भेजी और कहा, सुंदर उपाध्यक्ष माया, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चैट कर सकती हो? उन्होंने एक अपेक्षित इमोजी भी जोड़ा। माया कपूर ने नाखुशी से जवाब दिया, मैं नहाने जा रही हूँ। जय खन्ना ने आंसुओं के साथ एक दिल टूटने वाला इमोजी भेजा। अध्याय 59। ये श्री अर्जुन एक वीआईपी हैं। पूरा 1 घंटा बाद रोल्स रॉयस फैंटम आखिरकार धीरे धीरे चली।
इंपीरियल पैलेस होटल पहुंचकर अर्जुन ने अपनी कार को विशेष पार्किंग स्थान में खड़ा किया। फिर उन्होंने प्रिया मल्होत्रा का कोमल हाथ पकड़ा और इंपीरियल होटल की लॉबी में चले गए। लॉबी मैनेजर अंजलि देसाई ने तुरंत विनम्रता से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। श्री अर्जुन, आपका फिर से स्वागत है। आज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अंजलि देसाई ने आज हल्के नीले रंग की फिटेड ड्रेस पहनी थी, जो उन्हें शालीन और आकर्षक दिखा रही थी। उनकी कमर नाजुक और पतली थी और वे एकदम आकर्षक थीं। उनके सुंदर चेहरे पर हल्का मेकअप था, उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी और उनके लाल होठों पर हल्का लिप ग्लॉस था, जो उन्हें चमकदार बना रहा था। अंजलि देसाई को फिर से देखकर अर्जुन उनकी सुंदरता से फिर भी चकित थे। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, कोई विशेष जरूरत नहीं, बस बाद में कुछ उच्च श्रेणी के मध्यरात्रि स्नैक्स भेज दो। अंजलि देसाई ने शालीनता से मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर अर्जुन और प्रिया मल्होत्रा को वीआईपी लिफ्ट में ले गईं। प्रेसिडेंशियल स्वीट में प्रवेश करने के बाद अंजलि देसाई ने शालीनता से झुककर विदा ली। मुझे आशा है कि आप दोनों का समय शानदार रहे। अर्जुन और प्रिया मल्होत्रा बहुत आराम से थे। उन्होंने थोड़ी देर तक मधुर रेड वाइन का आनंद लिया और दीवार पर लगे मछली टैंक में सुंदर सजावटी मछलियों को निहारा। अर्जुन ने सुंदर महिला के कोमल शरीर को गले लगाया, उनकी खुशबू को सूंघा और बहुत आनंद महसूस किया। जब दोनों गहरे प्रेम में थे, अर्जुन ने प्रिया मल्होत्रा को बड़े बिस्तर की ओर खींचा। ... यह एक और खूबसूरत रात थी। अर्जुन ने प्रिया मल्होत्रा को कई बार लिया, फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह अर्जुन को याद आया कि माया कपूर ने उन्हें नाश्ता लाने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने समय पर काम पर जाने का फैसला किया। जब अर्जुन ने कपड़े पहने, प्रिया मल्होत्रा अभी भी मेकअप कर रही थीं। अर्जुन ने देखा कि समय खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी की, तुम बिना मेकअप के भी सुंदर हो, चलो। प्रिया मल्होत्रा अपने होठों पर लिप ग्लॉस सावधानी से लगा रही थीं, जिन पर कुछ काटने के निशान थे। भाई अर्जुन, ये सब तुम्हारी गलती है कि मेरे होठों को इस तरह काट लिया। मैं इन्हें कैसे नहीं ढक सकती, मेरे सहकर्मी मुझ पर हंसेंगे। अर्जुन ने मजाक किया, तुम भी तो वैसी ही हो, तुमने भी मेरे होंठ काटे, तुम्हें किस बात का डर है? प्रिया मल्होत्रा लज्जा से लाल हो गईं और बोली, मुझे भी तो जवाब देना है, मैं सिर्फ हमला सहन नहीं कर सकती हूँ। अर्जुन ने प्रिया मल्होत्रा का सुंदर चेहरा खींचा और उनके होठों पर फिर से चूमा। मैं पहले कार चलाने जा रहा हूँ, मेकअप खत्म करके जल्दी नीचे आओ। प्रिया मल्होत्रा ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। अर्जुन पहले प्रेसिडेंशियल स्वीट से निकले, लाल कालीन पर कदम रखा और वीआईपी लिफ्ट की ओर चले। ... इस समय इंपीरियल पैलेस होटल की पहली मंजिल पर दो लोग आए। एक लंबी और आकर्षक सुंदरता, जिसने डिजाइनर सूट, काले हाई हील्स और लंबे बहते बाल पहने थे, अंदर चली। उनका चेहरा गोरा, त्वचा नाजुक, होंठ थोड़े पतले और ठुड्डी नुकीली थी। वे शालीन और सुंदर दिखती थीं, लेकिन उनमें हमेशा एक कठोरता का आभास था। यह महिला लक्ष्मी शर्मा थी। लक्ष्मी शर्मा के बगल में एक युवा और सुंदर पुरुष सूट में था, जिसका नाम रोहन वर्मा था और उसके चेहरे पर गर्व भरा भाव था। लक्ष्मी शर्मा यंग के लॉ फर्म में नई वकील थीं। वे गहन प्रशिक्षण ले रही थीं और उनका भविष्य उज्ज्वल था। रोहन वर्मा एक प्रशिक्षु वकील थे और लक्ष्मी शर्मा के सहायक के रूप में नियुक्त थे। आज वे इंपीरियल होटल की 5वीं मंजिल पर रहने वाले एक बॉस के साथ एक केस पर चर्चा करने आए थे। लक्ष्मी शर्मा और रोहन वर्मा सीधे लिफ्ट की ओर चले। रोहन वर्मा ने भौहें चढ़ाईं और कहा, दुर्भाग्य से लिफ्ट अभी ऊपर चली गई। लक्ष्मी शर्मा ने सिर घुमाया और वीआईपी लाल कालीन के अंत में एक लिफ्ट देखी। लक्ष्मी शर्मा खुश दिखीं और रोहन वर्मा के साथ लिफ्ट की ओर चलीं। इस समय लॉबी मैनेजर अंजलि देसाई ने उनके सामने मुस्कुराते हुए उन्हें रोका। अंजलि देसाई ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, मुझे खेद है, आप इस लिफ्ट का उपयोग नहीं कर सकते। अंजलि देसाई की मधुर मुस्कान और सुंदरता थी। रोहन वर्मा ने उनकी ओर आंखें फाड़कर देखा। वह अंजलि देसाई की आकर्षक आकृति पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। लक्ष्मी शर्मा ने नाखुशी से कहा, हम इस लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? अभी इसका उपयोग कोई नहीं कर रहा। हालांकि अंजलि देसाई ने विनम्र मुस्कान बरकरार रखी, लेकिन उनका स्वर दृढ़ था, यह एक वीआईपी लिफ्ट है। केवल वीआईपी इसका उपयोग कर सकते हैं, सामान्य मेहमान इसका उपयोग नहीं कर सकते। लक्ष्मी शर्मा और रोहन वर्मा दोनों हैरान थे, केवल वीआईपी इसका उपयोग कर सकते हैं। अंजलि देसाई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ। रोहन वर्मा ने चतुराई से अनुरोध किया, चूंकि अभी कोई इसका उपयोग नहीं कर रहा, तो हमें इसका उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं देते? अंजलि देसाई ने अभी भी विनम्रता से मना किया, मुझे खेद है, हमारे पास सख्त नियम है कि केवल वीआईपी ही वीआईपी चैनल का उपयोग कर सकते हैं। ये देखकर कि अंजलि देसाई ने फिर भी मना किया, लक्ष्मी शर्मा और रोहन वर्मा को हार माननी पड़ी। लक्ष्मी शर्मा और रोहन वर्मा ने वीआईपी लिफ्ट को कुछ ईर्ष्या के साथ देखा। दोनों इसका उपयोग करके देखना चाहते थे और सोच रहे थे कि इस वीआईपी लिफ्ट में जाने का अनुभव कैसा होगा। यह जरूर बहुत सम्मानजनक अनुभव होगा।
जब लक्ष्मी शर्मा और रोहन वर्मा कल्पना कर रहे थे, तभी वीआईपी लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक लगभग 23 साल का युवक बाहर निकला। जैसे ही लक्ष्मी शर्मा ने उस युवक को देखा, उनकी सुंदर आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वसनीय भाव दिखाया। यह अर्जुन मेहरा था। लक्ष्मी शर्मा को यह अविश्वसनीय लगा। उन्होंने अभी अभी महसूस किया था कि इस वीआईपी चैनल की हमेशा निगरानी होती है और यह वास्तव में केवल वीआईपी के लिए है। अर्जुन वीआईपी चैनल से क्यों निकला? लक्ष्मी शर्मा बहुत हैरान थीं। रोहन वर्मा ने अर्जुन को वीआईपी चैनल से निकलते देखा। उनके चेहरे पर भ्रम था। उन्हें लगा कि अर्जुन बहुत युवा है और बिल्कुल भी वीआईपी जैसा नहीं दिखता। रोहन वर्मा ने गुस्से से कहा, इस व्यक्ति ने वीआईपी चैनल लिया, आपने उसे क्यों नहीं रोका? रोहन वर्मा गुस्से में थे। क्या ये स्पष्ट भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं था? वे वीआईपी चैनल का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अर्जुन इतने ठाठ से बाहर निकल सकता था। अंजलि देसाई ने अर्जुन को देखकर हल्के से मुस्कुराया और कहा, ये सज्जन हमारे होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के सम्मानित अतिथि हैं। वे निश्चित रूप से वीआईपी चैनल का उपयोग करने के योग्य हैं। अंजलि देसाई के शब्दों ने लक्ष्मी शर्मा और रोहन वर्मा दोनों को झटका दिया। रोहन वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह साधारण सा युवक वास्तव में प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है। लक्ष्मी शर्मा और भी हैरान थीं। उन्हें नहीं लगा था कि अर्जुन मेहरा, जिसे उन्होंने कल अंधे डेट पर नापसंद किया था, वास्तव में 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रह रहा है। कल की अंधी डेट को याद करके अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए रेड वाइन डाली थी, लेकिन अंत में उन्होंने उसे तिरस्कार किया और कहा कि वह साल में 50 लाख रुपये नहीं कमा सकता। लक्ष्मी शर्मा को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और उनका चेहरा लाल हो गया। इस समय अर्जुन ने भी लक्ष्मी शर्मा को देखा। वे भी थोड़ा हैरान थे। उन्हें नहीं लगा था कि वे यहाँ अपनी कल की अंधी डेट से मिलेंगे, लेकिन अर्जुन उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने अंजलि देसाई की ओर मुड़कर नमस्ते कहा, मैनेजर अंजलि, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। अंजलि देसाई ने मधुरता से मुस्कुराया और कहा, श्री अर्जुन, क्या आपने कल रात अच्छा आराम किया? अर्जुन ने आराम से अंगड़ाई ली और कहा, बहुत आरामदायक था। अध्याय 60 कंपनी की देवी ने वास्तव में अर्जुन के लिए नाश्ता लाया। ये देखकर कि अर्जुन ने उनकी अनदेखी की और इसके बजाय एक दूसरी सुंदर महिला की तारीफ की, लक्ष्मी शर्मा को थोड़ा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अर्जुन जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि अपने प्यार को छिपा सके। लक्ष्मी शर्मा ने गुस्से से कहा, अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम किसी सुंदर महिला से चैट करके मुझे गुस्सा दिला सकते हो। मैंने तुम्हें कल एक मौका दिया था, लेकिन तुमने इसके लिए लड़ाई नहीं की। अब अंजलि देसाई और रोहन वर्मा की बारी थी हैरान होने की। अंजलि देसाई और रोहन वर्मा को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि अर्जुन और लक्ष्मी शर्मा एक दूसरे को जानते हैं। लक्ष्मी शर्मा के उत्साहित भाव को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों के बीच कोई कहानी है। अर्जुन अवाक रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि लक्ष्मी शर्मा इतनी उलझन में पड़ेंगी। अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, लक्ष्मी शर्मा, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना भावुक मत बनो, जितना दूर हो सके चली जाओ। ये कहकर अर्जुन ने उनकी अनदेखी की और पार्किंग लॉट की ओर गाड़ी लेने चले गए। अर्जुन की पीठ देखकर लक्ष्मी शर्मा इतनी गुस्से में थी कि उनका शरीर कांप रहा था। अर्जुन, तुम बड़े झूठे हो, मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। रोहन वर्मा हैरान थे और बोले, वकील लक्ष्मी, ये लड़का वास्तव में एक झूठा है। रोहन वर्मा को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। पता चला कि यह युवक एक झूठा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रेसिडेंशियल स्वीट में धोखा दे रहा था। रोहन वर्मा को अंततः थोड़ा राहत मिली। ऐसा लगता था कि अर्जुन कुछ खास नहीं था। लक्ष्मी शर्मा ने गाली देना जारी रखा, मैं कल उससे अंधी डेट पर मिली थी। मैं शुरू से ही मासूम और दयालु थी और मैंने उसे अपने दिल से अपनी शर्तें बताईं, लेकिन वह लगातार झूठ बोलता रहा। वह रोल्स रॉयस फैंटम चलाता है और प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है, लेकिन उसने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताई। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का बच्चा है जो गरीब बनने का नाटक करता है। कितना झूठा! रोहन वर्मा पूरी तरह से अवाक रह गए। अंजलि देसाई भी नजरें चुरा नहीं सकीं। ... अर्जुन ने रोल्स रॉयस को इंपीरियल होटल के प्रवेश द्वार पर चलाया और थोड़ी देर इंतजार किया। प्रिया मल्होत्रा की आकर्षक आकृति बाहर निकली। अर्जुन ने प्रिया मल्होत्रा को जनता मोटर्स 4S स्टोर पर छोड़ने के बाद उनसे विदा ली। अगर विक्रम परिवार से कोई वकील लेकर तुम्हें परेशान करने आए तो मुझे फ़ोन करना। प्रिया मल्होत्रा ने कृतज्ञता से सिर हिलाया, अर्जुन के गाल पर फिर से चूमा और कहा, मुझे याद रहेगा। ध्यान रखना, प्रिय। तब अर्जुन ने उत्सव गेमिंग लिमिटेड की ओर गाड़ी चलाई। ... उत्सव गेमिंग लिमिटेड के पार्किंग लॉट में एक महिला मिनी कूपर धीरे धीरे रुकी। कार का दरवाजा खुला और माया कपूर शालीनता से बाहर निकलीं। जब कुछ युवा पुरुष कर्मचारियों ने माया कपूर को देखा, उनकी आंखें तुरंत गर्म हो गईं। माया कपूर ने आज काला वालेंटिनो महिला ट्रेंच कोट पहना था, जो उन्हें पतली और शालीन दिखा रहा था। उन्होंने अंदर हल्का हरा दिलनवी शर्ट पहना था, जो उनकी गर्वीली छाती को उभार रहा था।
उनकी पतली कमर पर काला बेल्ट बंधा था जो उनकी नाजुक कमर को आकर्षक बना रहा था। काले हिप स्कर्ट के नीचे उनकी लंबी सफ़ेद टांगें दिख रही थीं। उन्होंने यदे हाई हील्स पर शालीनता से कदम रखा जो उनकी आकर्षक आकृति को और भी शानदार बना रहा था। वाह, कंपनी की देवी के योग्य, इतनी सुंदर। हाँ, अगर वह मुझे देख ले तो उसकी नज़रें मुझे मार डालेंगी। पुरुष कर्मचारी माया कपूर को मोहित होकर देख रहे थे और यह कहना होगा कि उनकी घातकता वाकई घातक थी। कुछ तेज नज़र वाले पुरुष कर्मचारियों ने कुछ असामान्य देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य दिखा। माया जी ने आज नाश्ता क्यों लाया? दूसरों ने तुरंत माया कपूर की ओर देखा। उन्होंने तुरंत देखा कि माया कपूर अपनी नाजुक सफ़ेद हथेलियों में नाश्ता लिए हुए थीं। ये येपिनिक्सियांग चेन स्टोर का एक बैग था जिसमें गर्मागर्म ताज़ा मीट, नूडल्स, अंडे, सोया मिल्क, स्ट्रॉबेरी आदि थे। यह एक बहुत ही समृद्ध नाश्ता था। नेहा पटेल भी हैरान थीं। निदेशक जय, देखो, उपाध्यक्ष माया आज अजीब व्यवहार कर रही हैं। मैंने उन्हें पहले कभी नाश्ता लाते नहीं देखा। आज नाश्ता क्यों लाईं? जय खन्ना, जो ट्रेंडी और अवंतगार्डे शैली में कपड़े पहने थे, भी हैरान थे। कंपनी की देवी के रूप में माया कपूर की हर हरकत को अनगिनत पुरुष कर्मचारी बारीकी से देखते हैं। कई लोगों को पता है कि माया कपूर को नाश्ता लाने की आदत नहीं है, लेकिन आज अपनी सामान्य आदत के विपरीत उन्होंने येपिनिक्सियांग चेन से नाश्ता लाया जो वाकई अजीब था। जय खन्ना ने एक पल सोचा और कहा, शायद उपाध्यक्ष माया आज जल्दी में थी और उनके पास नाश्ता खाने का समय नहीं था। नेहा पटेल ने भी सिर हिलाया, इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए, यह एकमात्र व्याख्या है। माया कपूर नाश्ता लेकर ऊपर अपने कार्यालय में गईं। उनके पीछे कई पुरुष कर्मचारी थे जो उनकी ओर उत्साही और उत्सुक नज़रों से देख रहे थे। माया कपूर ने भी उन पुरुष कर्मचारियों की गर्म नज़रों को महसूस किया जिससे वे थोड़ा लज्जा से लाल हो गईं। अगर इन लोगों को पता चलता कि माया कपूर ने वास्तव में अर्जुन के लिए नाश्ता लाया है तो शायद पूरी कंपनी के कर्मचारी हंगामा कर देते। माया कपूर लज्जा से लाल हो गईं और अपने आप से सोचा, ऐसा लगता है कि वे दूसरों को नहीं बता सकती कि यह नाश्ता अर्जुन के लिए है। जब माया कपूर मानव संसाधन विभाग से गुजरी तो वे शालिनी हेगड़े और लीला अय्यर को बाहर आते हुए मिलीं। जब शालिनी हेगड़े ने माया कपूर के हाथ में नाश्ता देखा तो वे तुरंत हैरान हुईं और पूछा, उपाध्यक्ष माया, ये नाश्ता आपने किसके लिए लाया है? लीला अय्यर भी हैरान थीं। हाँ, कौन इतना भाग्यशाली है कि उपाध्यक्ष माया ने खुद उनके लिए नाश्ता लाया? माया कपूर ने जल्दी से असहज मुस्कान दी और कहा, ये किसी और के लिए नहीं है। मैं आज जल्दी में थी और मेरे पास नाश्ता खाने का समय नहीं था। यह मेरा है। शालिनी हेगड़े को अचानक समझ आया, मुझे भी ऐसा ही लगा। कोई इतना अच्छा व्यवहार नहीं पा सकता। लीला अय्यर ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो ये गलतफहमी थी। सच है, उपाध्यक्ष माया जैसी कंपनी की देवी के लिए दूसरों को उनके लिए नाश्ता लाना चाहिए। उपाध्यक्ष माया का दूसरों के लिए नाश्ता लाना असंभव है। माया कपूर ने असहज मुस्कान दी और जैसे भागते हुए अपनी गति तेज की। जब वे अर्जुन के कला निदेशक कार्यालय से गुजरीं तो देखा कि अर्जुन का दरवाजा अभी भी बंद था और ऐसा लगता था कि वे अभी तक नहीं आए थे। माया कपूर नाश्ता लेकर अपने कार्यालय में गईं और अंततः राहत की सांस ली। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अर्जुन आए और अपने कार्यालय में चले गए। माया कपूर ने रिया सेन को फ़ोन किया और कहा, सहायक रिया, कृपया ये नाश्ता अर्जुन को दे दो और उसे बता दो कि मैंने उनके लिए लाया है। रिया सेन समृद्ध नाश्ता देखकर तुरंत हैरान हुईं। उपाध्यक्ष माया, क्या आपने वास्तव में अर्जुन के लिए नाश्ता लाया है? माया कपूर थोड़ा लज्जा से लाल हो गईं। आखिरकार ये पहली बार था जब उन्होंने बचपन से किसी पुरुष के लिए नाश्ता लाया था। रिया सेन बहुत हैरान थीं। आखिरकार उपाध्यक्ष माया कंपनी में देवी की तरह थीं। उन्होंने वास्तव में एक पुरुष के लिए खुद नाश्ता लाया। अगर ये दूसरों को बताया जाता तो शायद कंपनी समूह में हंगामा हो जाता। रिया सेन ने सिर हिलाया, नाश्ता उठाया और अर्जुन के कार्यालय में चली गईं। अर्जुन रिया सेन को देखकर थोड़ा हैरान थे। रिया सेन ने अर्जुन के डेस्क पर नाश्ता रखा। उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी और बोली, सहायक अर्जुन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये नाश्ता उपाध्यक्ष माया ने खुद आपके लिए लाया है। मैंने इसे आपको देने के लिए कहा था। रिया सेन के आश्चर्य की बात अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, इसे वापस ले जाओ। रिया सेन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अर्जुन ने कहा, चूंकि उपाध्यक्ष माया ने मेरे लिए नाश्ता लाया है तो उन्हें इसे मुझे व्यक्तिगत रूप से देना चाहिए था। अर्जुन माया कपूर को इस तरह आसानी से छूट देने को तैयार नहीं थे। कहानी एक्सप्लोरर के हमारे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप नई कहानियों और रोमांच से कभी न चूकें।